अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक न्यू कंप्लीट नावल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। नावल का जैनर है सडन निकाह, चाइल्डहुड लव, इनोसेंट हीरोइन, रूड हीरो, फ्रेंडशिप बेस्ड नावल है। लाइक हीरो हीरोइन की मंगनी बचपन में हो जाती है, फिर वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, वो कैसे मिलते हैं और किस किस सरकमस्टेंसेस में इन दोनों की एकदम ही शादी होती है। मतलब हीरोइन की शादी किसी और से हो रही होती है, एकदम हीरो पहुंच जाता है और उनकी शादी हो जाती है। और पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको नावल रीड करना होगा या फिर वॉच करनी होगी ये वीडियो। चलिए, अगर आपको नावल अच्छा लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना याद रखिएगा ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। चलिए अपना नावल स्टार्ट करते हैं। खुशियों भरे माहौल में, चमकते हुए चेहरों में उसका चेहरा वाज़ा था, लेकिन बेरुखी थी, सहमी सी थी, डरी सी थी। वो ज़बान जंजीरों से बंधी हुई कुछ भी नहीं कह सकती थी। ये निकाह वक्त की रस्म है यारो, कुछ ना कहो सकोगे तुम। कहते हैं मोहब्बत का दूसरा नाम निकाह है। निकाह दो लोगों के दरमियान होने वाला कॉन्ट्रैक्ट या दो लोगों के दरमियान रजामंदी है से तय पाने वाला एक पाकीज़ा रिश्ता। लेकिन कई दफ़ा इस रिश्ते को करने से पहले लड़के की रजामंदी तो देखी जाती है और लड़की की रजामंदी की कोई अहमियत ही नहीं। इस माशरे की जंजीरों से इज़्ज़त के जाल में फंसा दिया जाता है और कहा जाता है सिर्फ चुप रहने को। ये जैसे मर्द एक कागज़ का टुकड़ा समझकर दस्तखत करते हैं और औरत को अपनी ज़िंदगी में आने का हक देते हैं, लेकिन सिर्फ दुनियावी ज़रूरियात तक। लेकिन ये निकाहनामा एक लड़की के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। वो सिर्फ दस्तखत नहीं करती बल्कि अपनी सारी ज़िंदगी उसके नाम कर देती है, उस अनजान के नाम जो अब उसका मिजाजी खुदा होता है। अपने शौहर की खुशियों में और गम में उसका साथ देने के वादे करती है, अपनी सारी ज़िंदगी उसका नाम कर देती है। ये लड़की की ज़िंदगी का सबसे खुशगवार लम्हात में से एक लम्हा होता है, लेकिन मेरे लिए नदामत के अलावा कुछ नहीं था। बारात आने वाली है, पूरा घर खुशियों से चहक उठा था। अम्मा, उसने बेचैनी से अपनी माँ का हाथ मजबूती से पकड़ लिया था। उसके मासूम चेहरे पर एक डर की लहर थी। सभी सी कुछ नहीं होता था बेटा, ये तो खुशी का मौका है। इसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारे अब्बा जैसे भी हैं, सख्त दिल, बेरहम, लेकिन मुझे उन पर पूरा यकीन है कि वो तुम्हें किसी ऐरे गैरे के हाथों नहीं देंगे। आरिफा बेगम ने रोशाइल को अपने सीने से लगाए हुए कहा था, लेकिन उन्हें अंदर से अभी भी डर था कि कहीं बुरा ना हो जाए, क्योंकि घर में रोशाइल के अब्बा अरशद अली का अलावा किसी ने उसके होने वाले शौहर को नहीं देखा था। अब क्या यहाँ रोना धोना करती रहोगी या इसे बाहर भी लेकर आओगी? बहुत रो लिया है, रुखसती के लिए भी भेजा, भी कुछ बचा कर रख लो। अरशद अहमद छड़ी का सहारा लेते हुए कमरे में दाखिल हुए थे। उनके लहजे में तल्ख कलामी थी जो लोगों में आग लगा जाती थी। बाप जैसी नरमी का कलामी उनमें नहीं थी। रोशाइल की 3 बहनें थीं। सबसे बड़ी दानिया, मिंजली, रोशाइल और सबसे छोटी तस्मिया और सबसे छोटा भाई अली। घर का माहौल हमेशा डरा और सहमा ही होता था। वजह उनके अब्बू अरशद अली का गुस्सा था। अपनी बेटियों पर तानाबाजी, उनको मुआशरे में बदनाम करने के ताने देते थे। अक्सर रोशाइल उसका शिकार बनती, क्योंकि उसकी बड़ी बहन दानिया पसंद की शादी करना चाहती थी। अरशद अहमद के लगातार ना कहने पर आखिर उसने घर से फरार होने का ही फैसला कर लिया। इसी वजह से अरशद साहब का गुस्सा अपनी बेटियों पर और ज़्यादा बढ़ गया था और उन्होंने रोशाइल और तस्मिया की पढ़ाई रुकवा दी थी। रोशाइल का कॉलेज के आखिरी साल में थी जब उसने पढ़ना छोड़ दिया था, जबकि तस्मिया ने 10वीं जमात के इम्तहान दिए थे। इसके बाद वो किसी कॉलेज में नहीं जा सकती। अलबत्ता उनका छोटा भाई स्कूल जाता था। शाहवेज सिकंदर नाम है मेरा, सुन लिया तुम लोगों ने? शाहवेज सिकंदर, मिर्ज़ा सिकंदर का इकलौता बेटा, जिसके लिए कोई भी चीज़ हासिल करना मुश्किल नहीं थी। तो फिर वो कैसे मुझे नहीं मिल सकती? कैसे नहीं मिल सकती? शावेज की ज़बान लड़खड़ाई थी। मुंह से आती शराब की बदबू साफ वाज़ा था कि वो नशे में धुन था। हाथ में पकड़ी शराब की बोतल थी जो आधी हो चुकी थी। अबे साले, कितनी दफ़ा बता चुका हूँ तुझे कि मैं तेरे नामालूम महबूबा की शादी हो चुकी है। वो जा चुकी है अपने शौहर के साथ, लेकिन तू है मानता नहीं। शावेज के दोस्त शहरयार ने उसे बताया था, जो गाड़ी के आगे टेक लगाए खड़ा हुआ था। झूठ, ये हो ही नहीं सकता कि उसकी शादी हो जाए, वो मेरी होने वाली बीवी। जैसे शावेज ने कहा, उसके दूसरे दोस्त जवाद ने बात काटी थी। बीवी थी? अबे, बचपन की कही गई मंगनी थी, निकाह नहीं था जो अभी तक तेरे इंतज़ार में होती।
और वो अभी तक तुझे भूल चुकी होगी और तू है पागल मजनू की तरह उसे ढूंढता है। जैसे जव्वाद ने कहा था, शहरयार और अरसल ने कहकहा लगाया था। शावेज, शहरयार, जव्वाद और अरसल तीनों बेहतरीन दोस्त थे, चारों ही अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखने वाले, लेकिन शावेज उन तीनों से ज़्यादा अमीर था, मिर्ज़ा सिकंदर की प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस जो था। अच्छा शावेज यार, कोई एडवेंचर्स ही करते हैं, आज हमें ऐसा एडवेंचर करके देख के दिखा जो किसी ने ना किया हो आज तक। जैसे अरसल ने कहा था। शावेज ने साथ गाड़ी पर रखी एक और शराब की बोतल उठाई और लड़खड़ाते हुए गाड़ी से टेक आगे की थी और 4 कदम आगे बढ़ा था। कौन सा ऐसा एडवेंचर है जो तेरे यार ने आज तक नहीं किया? कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो मैंने ना किया हो, शावेज ने मुस्कुराते हुए कहा था। अच्छा, जवाद ने तंज किया था। अगर ऐसा है तो आज फिर ये कर। क्या? शावेज ने जवाद की तरफ देखा था। ये जो घर है, ये जो सामने घर है ना, जैसे जवाद ने कहा, सबकी नज़रें घर की जानिब मुतवज्जह हो गई थी जो लाइट से जगमगा रहा था। यूँ मालूम हो रहा था जैसे सारी चांदनी ने उस घर को अपने लपेटे में ले लिया हुआ। बजते हुए बैंड बाजे चीख चीख कर खुशी का इजहार कर रहे थे। जवाद, तेरे कहने का क्या मतलब है? अरसल ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा था जो तंजिया मुस्कुरा रहा था। मतलब ये है कि हमारा एडवेंचर बॉय इस शादी के घर में जाए और एक ऐसा एडवेंचर करके आए जिससे हमारी आंखें खुली की खुली रह जाएं। जैसे जवाद ने कहा, शहरयार और अरसल चौंक गए थे। अबे पागल हो गया है, शादी का घर है और नशे में है वो, अगर इस हालत में जाएगा तो मार खाकर ही आएगा। और देख, बारात आ रही है, मतलब लड़की की शादी हो रही है। जवाद, तू होश में तो है? जैसे शहरयार ने कहा था, शावेज आगे बढ़ा और कहा था, बस सब चुप कर जाओ, तुम लोग, मैं इस घर में जाऊंगा और तुम सब देखना, ऐसा एडवेंचर करूंगा कि तुम सब लोग हैरान रह जाओगे। शावेज की आवाज़ में नशापन था। साफ जाहिर था कि वो अंधाधुंध नशे में था और नशार में उसने शादी वाले घर जाने का फैसला कर लिया था। जवाद हंस रहा था और शावेज को उकसा रहा था। तुमसे ये नहीं होगा, लेकिन उसने अपनी इज्जत और अपने दोस्त के सामने अपने आप को सबसे बड़ा एडवेंचरस साबित करने के लिए जाना पड़ा था। लेकिन शहरयार और अरसल इस बात पर मुतफिक नहीं थे। लेकिन शावेज ने सबको अनसुनी की और शादी वाले घर की तरफ बढ़ गया था। शर्म नहीं आती आपको अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते हुए? आरफा बेगम ने चिल्लाते हुए कहा था। क्यों, क्या हुआ? सही और अच्छा भला तो है, और वैसे भी तेरी बेटियों के लिए यही बेहतर है। खुदा का खौफ करो अरशद, वो तुम्हारी भी बेटियां हैं और मेरी भी। जैसी बच्ची को इस 40 साल बुढ़े आदमी से ब्याह रहे हो। मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना शौहर कहते हुए, जो अपनी बेटियों से इस कदर नफरत करता है कि अपनी 25 साल बेटी को किसी भी के हाथों देने लगे हो। अरे बेटियां तो रहमत होती हैं, लेकिन तुम जैसे संगदिल इंसानों को क्या पता। मैं अपनी बेटी को उसके साथ नहीं जाने दूंगी, मैं ये निकाह नहीं होने दूंगी, जैसे राफिया बेगम ने कहा था। अरशद ने उसके मुंह पर इस कदर ज़ोर से थप्पड़ रसीद किया और अपनी वहशी आंखों से कहा था, वो मेरी बेटियां नहीं हैं। सुन लिया तुमने? वो तेरे शौहर की पहली औलादें हैं। मेरा सिर्फ एक बेटा है, अली, और तेरी बेटियों की यही औकात है। अरे शुक्र करो मैं इनकी शादियां कर रहा हूँ, वरना इन लोगों को कौन रईसज़ादे रिश्ते देने वाले हैं। आरिफा बेगम वह भी चुप हो गई थी। उसके पास अब कुछ बोलने को नहीं रहा था। रोशाइल खामोश थी, बिल्कुल खामोश। उसकी आवाज़ पर पिर्ची की महर लग चुकी थी, चुप्पी की मोहर लग चुकी थी। वो संगदिल हो चुकी थी। वो कुछ नहीं कह सकती थी, कुछ भी नहीं। और आखिर वो कह भी देती तो क्या कि अब्बा रुक जाते? नहीं, वो कभी नहीं मानते। उन्होंने आज तक उन्हें सिर्फ बाप का नाम दिया, लेकिन प्यार नहीं। वो सारी ज़िंदगी बाप के प्यार को तरसती रही थी। उनके सगे बाप यानी आरिफा के पहले शौहर का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद राफिया ने अपने दूर के रिश्तेदार यानी अरशद अली से निकाह कर लिया था। इस दिन के बाद से आज तक अरशद ने रोशाइल, दानिया और तस्मिया को अपनी सगी औलादों की तरह नहीं प्यार किया था। रुको, जैसे शावेज ने कहा था, सब लोगों की तवज्जो उसकी तरफ मतवज्जह हो गई थी, जो हाथ में शराब की बोतल पकड़े लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसकी आवाज़ सबसे अलग थी। सब लोगों के दिल में कई तरह के सवाल पैदा होने लगे थे। ये शादी नहीं हो सकती, जैसे शावेज ने कहा था। वहाँ मौजूद सब लोगों की नज़रें वहीं मंजमंद हो गई थी। सब उसकी बात पर हैरान और चौंक गए थे। रोशाइल ने साथ बैठा दूल्हा वो हड़बड़ाकर उठा था।
रोशाइल की दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी थीं। उसने अपना घूंघट उतारना चाहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। अबे कौन है तू, शराबी? यहाँ कैसे आ गया? तू चल निकल यहाँ से। अरशद अली ने शावेज़ को धकेला था। मैंने कहा ये शादी नहीं हो सकती, जैसे शावेज़ ने फिर कहा था। वो दूल्हा आगे बढ़ा और गुस्से से उसका गिरबान पकड़ कर कहा था, साले कौन है तू और यहाँ क्या करने आया है? हा 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 हा, ये तू इनकी बेटी की बता सकती है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ओप्स, बंदे तुम नशे में हो। जैसे शावेज़ ने कहा था, रोशाइल का दिल मुंह को आ गया था। उसने घूंघट उतारा और एक नज़र उसकी तरफ देखा था। वो ब्लैक टी शर्ट पैंट में मलबूस था। उसके सुर्ख आंखें और बाल आंखों पर पड़ते गहरी आवाज़। अरशद अहमद और उसके दूल्हे ने रोशाइल की तरफ देखा था, जो नहीं नहीं में सर हिला रही थी। रोशाइल के चेहरे के तासुरात साफ वाज़ह था कि वो शावेज़ को नहीं जानती। फिर ये क्यों ऐसा कह रहा था? बकवास बंद करो। मेरी बेटी को कैसे पता होगा मेरी बेटी का तुझसे क्या रिश्ता है? रिश्ता? हा 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 हा। अबे बुढ़े, मैं तेरी बेटी का आशिक हूँ, तेरी बेटी का यार, जिसे तेरी बेटी ने खुद यहाँ बुलाया था ताकि मैं ये शादी रोक सकूं। शावेज़ ने कहा था। खुदा कसम, आसमान फट गया। आरिफा का कलेजा मुंह को आ गया था। वहाँ खड़े सब लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। नहीं नहीं अब्बा, मैं ऐसे नहीं जानती, मुझे नहीं पता ये कौन है। ये झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा है कि? अरशद अली ने ये कहते हुए रोशाइल के चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया था। अब्बू, खुदा का वास्ता है, मुझ पर यकीन करें, मैं इन्हें नहीं जानती और ना ही मैंने आज तक इनसे मिली हूँ। चुप कर। अरशद ने अपना दूसरा हाथ उठाने लगे थे कि आरिफा ने उनका हाथ रोक लिया था। अली के अब्बा, रोशाइल सच बोल रही है, इसे वाकई नहीं इस लड़के का पता है। तो क्या ये खुद आ गया है? बताओ, उसने बुलाया है तो ही तो आया है, जिसे अरशद ने कहा था। शावेज़ लड़खड़ाया था और शराब की बोतल नीचे फेंकी और कहा था, हाँ अंकल, मुझे रोशाइल ने खुद यहाँ बुलाया है। बताओ ना रोशाइल, सबको हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, रात को घंटे घंटे तक बातें करते रहते हैं। बताओ। शावेज़ आज कैसे मासूम की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा था। वो नशे में धुन था। उसे ये तक नहीं मालूम था कि उसके झूठ से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। पहली बहन भाग गई, छोटी भी तो वैसे ही निकलेगी ना। एक आशिक सामने आया है, पता नहीं कल को कितने और आएंगे। बारात में मौजूद एक शख्स ने कहा था, चलो भैया, हम इस बदचलन लड़की के साथ कोई निकाह नहीं करना चाहते। बाराती कहते हुए रोशाइल के आगे थूकते हुए चले गए थे। वो वहीं खड़ी थी, बस चुप हो गई थी। उसकी ज़ुबान चुप हो गई। क्या कहती, वो क्या सफाई देती? कोई उसकी बात पर यकीन ही नहीं कर रहा था। सबके सामने उसकी इज्जत को उछाला गया। अब कोई उसे नहीं थामेगा। अब्बू, अल्लाह का वास्ता है, आपको मैं कसम खाती हूँ, मुझे नहीं पता कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। रोशाइल ने अपने अब्बा के पाँव पकड़ लिए थे। सारे बाराती जा चुके थे। दफ़ा हो, गंदी बदचलन बाप की औलाद। अरशद ने रोशाइल को लात मारकर पीछे किया था और शावेज़ को पकड़कर चेयर पर बिठाया, जो पूरी तरह नशे में धुत था। कारी साहब, इसका निकाह पढ़वाओ। जैसे अरशद अली ने कहा था, रोशाइल की सांसें रुक गई थी। उसने अपने बाप की तरफ देखा था, जो अब उसका निकाह एक नशे में धुत शख्स के साथ करवा रहे थे। वो हार गई। आज उसे उसकी ज़िंदगी ने बहुत बड़ा दुख दिया था। रोशाइल का चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। आज उसके दामन पर अपनी बहन की तरह आवारा, बदचलन, बदकिरदार, झूठे दाग लग चुके थे, जिसे वो आकर अगर सारी ज़िंदगी भी धोती रहती, अब भी वो मिटने वाले नहीं थे और ना ही हल्के होने वाले थे। आज शावेज़ सिकंदर ने उस मासूम की ज़िंदगी एक एडवेंचर के आड़े में तबाह कर दी थी। आज उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। उसकी किस्मत ने कैसा खेल खेला था कि निकाह इस शख्स के साथ हो गया था, जो पुरचूर नशे की हालत में था, जिसे ये तक नहीं पता चल रहा था कि दस्तखत कहाँ करने हैं। निकाह हो चुका था। आरिफा बेगम वहीं चुप, बदनामी के बदनाओं से डरी खड़ी हुई थी। चल उठ। रोशाइल के बाप ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया था। आज से ये तेरी बीवी है। अब चाहे इसके साथ जो मर्जी कर, इसे मार या रख, जो भी, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ये मर चुकी है, बदचलन लड़की। अब्बा, मेरी एक दफ़ा बात सुने। जैसे रोशाइल ने कहा था, अरशद अहमद ने इसके चेहरे पर ज़ोर से थप्पड़ रसीद किया और कहा था, दफ़ा हो जाओ बदकिरदार, मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। जो तू है आज वो ज़ाहिर हो चुका है। रो क्यों रही है? अब तो तेरे आशिक से निकाह हो गया है तेरा। और अंकल, और निकल जा अब हमारी ज़िंदगी से। अब कभी हमारे घर ना आना, सुन लिया तुमने? अब्बा, आपको खुदा का वास्ता है, ऐसा मत करें मेरे साथ। अम्मा, आप अब्बा को समझाएं ना। वाकई मैं इसे नहीं जानती, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, खुदा के लिए।
सब चुप क्यों हो गए हो? कुछ तो बोलो। तस्मिया, अम्मी, वो चिल्ला रही थी लेकिन उसकी कोई फरियाद नहीं सुन रहा था। अरशद अहमद ने बाजू से पकड़कर घसीटते हुए बाहर दरवाजे तक ले गए थे। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अरशद अहमद ने कहते हुए दरवाज़ा। अब्बा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो बेहोश हवास चल रहा था। शावेज़ को होश तक नहीं था कि वो क्या कर रहा है। रोशाइल उसके पीछे पीछे पहुंची थी। उसकी सिसकियों से उसका चेहरा भीग चुका था, लेकिन वो नशे में धुंध आगे बढ़ रहा था और उसके साथ जाना पड़ा। और वो करती ही क्या, उसके सारे रास्ते तो बंद कर दिए थे शावेज़ ने। आज वो अपनी सारी ज़िंदगी उसके नाम कर बैठी थी। अबे शहरियार, ये शावेज़ किसको साथ लेकर आ रहा है? जैसे शहरियार ने देखा था वो वहीं हक्का बक्का रह गया था। शावेज़ के आगे नशे में धुंध लड़खड़ा कर चल रहा था, उसके पीछे वो चल रही थी। लो, कर आया मैं एडवेंचर। छट पागल इंसान, तेरे एडवेंचर के चक्कर में दूसरी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, शावेज़ ने कहा। अरसल शावेज़ के करीब आ गया था और कहा था, अबे साले, ये क्या करके आ गया है? कुछ नहीं, मैंने क्या किया? निकाह कर लिया तुमने उसके साथ? अरसल ने कहा था। शावेज़ हंसा और कहा था, नहीं नहीं, बस एक जगह दस्तखत किए हैं। और पता है मैंने इधर जाकर क्या कहा? शावेज़ ने कहा था। रोशाइल का दिल फट गया था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके जिस्म से रूह तक खींच ली हो। वो शख्स जो निकाह को एक दस्तखत की हद तक समझता था, वो सारी ज़िंदगी उसे क्या तहफ़्फ़ुज़ देगा। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ा। वो घर का दरवाज़ा खोलने लगा था। उसे महसूस हुआ कोई उसके पीछे है, जिसे उसने रुख बदला था। वो दुल्हन के लिबास में मलबूस थी, दोनों हाथ जोर से पीछे थे। सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। आप कौन हो मैडम, और यहाँ क्या कर रही हैं? शावेज़ ने कहा था। रोशाइल ने चौंक के शावेज़ की तरफ देखा था। वो मेरी ज़िंदगी में आया था, ख्वाबों का शहज़ादा बन के नहीं। ज़िंदगी कुछ ही पलों में बर्बाद कर गया मेरी। अपने नाम मेरी सारी ज़िंदगी ले गया। ये कैसे? निकाह रिश्ता है, कुछ ही पलों में मैं मुझे ही भूल गया। बीवी हूँ तुम्हारी, रोशाइल ने इस कदर ज़ोर से कहा कि वो पीछे हटा था। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है तुमने, और मुझसे पूछ रहे हो कि कौन हूँ मैं? क्या मिला बताओ, मुझे क्या मिला तुम्हें मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्यों मेरे दामन पर कीचड़ उछाला तुमने? बताओ मुझे। रोशाइल ने शावेज़ का गिरबान पकड़ा था, घसीट कर। गेट कीपर ने ये सब कुछ देखा था। वो जल्दी से अंदर आ गया था। घर की लाइट से ऑन हो गई थी। घर नहीं, वो एक आलीशान बंगला था। रईसज़ादे होना बड़ा शौक है एडवेंचर करने का, कि ये तक भूल जाते हो कि इंसानी ज़िंदगी के साथ ही एडवेंचर करके छोड़ते हो। कौन हो तुम? सबीन मिर्ज़ा और मिर्ज़ा सिकंदर अपनी आंखें मलते हुए नीचे आए। रात का 1 बज रहा था। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कौन हो तुम, और मेरे बेटे को क्या कह रही हो? सबीन ने कहा था। शावेज़ बोला था, मामा मुझे नींद बहुत आई है, मैं अपने कमरे में चलता हूँ। रुको शावेज़, मिर्ज़ा सिकंदर ने शावेज़ को आवाज़ दी थी। बताओ क्या करके आए हो इस बच्ची के साथ? रोशाइल को मिर्ज़ा सिकंदर की आवाज़ में अपनाहट महसूस हुई थी। ये आप क्या कह रहे हैं सिकंदर साहब? शावेज़ को कैसे पता होगा? ये तो ये लड़की ही बता सकती है ना। बताओ, अब क्या यहाँ खड़े खड़े रोती रहोगी या कुछ बताओगी भी? वो अभी कुछ कहती कि शावेज़ ने लड़खड़ाती ज़बान में कहा था, मामा वहाँ इसके घर में गया था एडवेंचर के सिलसिले में, और वहाँ जाकर मैंने कहा कि ये शादी नहीं हो सकती। इसके बाप ने कहा कि ये मेरे निकाह में है। अब क्या रोती होगी, बताओगी भी कुछ? सबीन मिर्ज़ा ने और मिर्ज़ा सिकंदर ने उसकी बात काटी थी। क्या बताना है? अब बताने वाला कुछ नहीं रह गया। तुम्हारा बेटा उसने ज़िंदगी तबाह करके आया है। मुझे शर्म आती है कि तुमने उसे ये तरबियत दी है कि लोगों के घरों में घुसकर अपने उस 2 टके एडवेंचर की खातिर उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी है। ये क्या कह रहे हैं मिर्ज़ा साहब? आप इस 2 टके की लड़की के आंसू ज़ाफ़िया अहमियत रखते हैं, ज़्यादा अहमियत रखते हैं, या मेरे बेटे ने कुछ किया नहीं है, उसने खुद बुलाया होगा? वैसे भी इन छोटे घर वाले लोगों को अक्सर बड़े घरों में रहने की ख्वाहिश रहती है, और इस मक्कार के आंसू आपको सच लग रहे हैं? सबीन मिर्ज़ा की बातों में उसे तल्ख लहजा था, वही लहजा जो उसके अब्बा में था। उसकी तंज बातें रोशाइल को चुपचाप सुनती रही थी। नाम क्या है तुम्हारा? सबीन ने एक बार फिर उसके सवाल पूछा था। रोशाइल। तो बीबी रोशाइल, हम पर इतना एहसान करो कि ये रोना धोना बंद करो, और ऊपर स्टोर रूम है, वहीं जाकर सो जाओ। आज से वही तुम्हारा ठिकाना है। अगर इस घर में रहना है ना, तो अपनी ज़ुबान को ताला लगाकर रखना होगा। सुन लिया तुमने? और हाँ, एक बात और। सबीन रोशाइल के करीब आई थी। अगर तुमने मेरे बेटे के कमरे या उसकी तरफ आंख उठाकर देखा ना, तो मुझे देर नहीं लगेगी तुम्हें घर से निकालते हुए। जीना भी नहीं है बस, मैं रोना भी नहीं है बस,
जीना भी नहीं है बस में, रोना भी नहीं है बस में, दूरियां सही न जाएं कैसी है लगन की रस्में। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। दर दर की ठोकरें खाने से बचने के लिए वो अब यहीं रहना चाहती थी, और जाती भी कहाँ। सारा कुछ तो बर्बाद हो गया था। इसके सारे अपनों ने उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए थे, और सबसे बढ़कर उसका शौहर शावेज सिकंदर महज एक निकाहनामे पर दस्तखत करने के अलावा अब उसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रखता था। कहने को तो वो उसकी बीवी थी, लेकिन उसे बीवी का कोई हक नहीं दिया गया था। उसे घर में महज एक काम करने वाली नौकर के अलावा कुछ नहीं समझा जाता था। नहीं नहीं अब्बा, अल्लाह का वास्ता है, मुझे नहीं पता ये कौन है। वो एक छोटे से कमरे में ज़मीन पर लेटी हुई थी। दुल्हन के लिबास में मलबूस होने की वजह से उसे शदीद गर्मी लग रही थी। सोते हुए भी उसे वही वाक़या बार बार याद आ रहा था। शायद अब ये वाक़या रोशैल की ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका था जिसे वो ना चाहते हुए भी भुला नहीं सकती थी। अम्मी, रोशैल की अचानक आँख खुली थी। उसे इस रात से जुड़ी हुई हर बात याद आ रही थी। वो उसकी रातों तक की नींदें उड़ा देती थी। रोशैल की आंखों से आंसू का दरिया बह रहा था। वो बार बार सांस लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सांस नहीं ले पा रही थी। इस छोटे से कमरे जिसमें ना कोई पंखा था और लाइट्स की रोशनी ना होने के बराबर ही थी, इस गर्मी की हिद्दत को वो बर्दाश्त ना कर पाई और अचानक ही बाहर निकली। अभी वो बाहर निकली ही थी कि सामने से सबीन और शावेज सिकंदर आ रहे थे मुस्कुराते हुए, उसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी गहरी आवाज़ और पुरकशिश आंखें, पेशानी पर हल्के हल्के बाल गिरते थे जिसे वो बार बार अपने हाथों से पीछे करता, ब्लैक कुर्ता शलवार जिससे आस्तीनें अमूमन कोहनियों तक की हुई थीं। वो उस रात वाला शराब में चूर शावेज मालूम ही नहीं हो रहा था। अभी शावेज रोशैल की तरफ देखता कि सबीन की नज़र उस पर पड़ी थी। बेटा तुम नीचे जाओ, नाश्ते की टेबल पे मैं आती हूँ। उसने मुस्कुराकर सर हिलाया, यूँ मानो उसे सब कुछ भूल गया हो, सब कुछ जो उसने किया था। शायद अब वो रोशैल को भी पहचानने से इनकार कर दे। तुम बाहर कैसे निकली? कितनी दफ़ा कहा है कि मेरे बेटे के सामने अपनी इस मनहूस शक्ल को दिखाने तक नहीं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो शौक है ना उसके सामने जाने का, उसे बताने का कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। नहीं, वो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। ओह अच्छा, अब मैडम को गर्मी लग रही है, तो जिस घर से आई हो क्या वहाँ से कपड़े नहीं ला सकती थी? यह माँ बाप ने बस ऐसे ही लावारिसों की तरह रुखसत कर दिया है। सबीन की बातें दिल को चीर देने वाली थीं। रोशैल बेबस थी, वो कुछ नहीं कह सकती थी। कोई कपड़ा नहीं मिलेगा तुम्हें? नहीं आंटी प्लीज़, बहुत गर्मी है, रोशैल ने एक बार फिर से कहा था। गुलनाज, गुलनाज, सबीन ने आवाज़ दी। गुलनाज फ़ौरन ही आई थी। जी बीबी जी, अपने कोई कपड़े लेकर आओ जो इसे बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हों। आय हाय, लेकिन क्यों बीबी? मैं जो कह रही हूँ वही करो, कपड़े लेकर आओ और इसे दे दो, और कल से तुम ना आना ना काम पर। सबीन ने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा था। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें नई काम वाली मिल गई है। रोशैल सहम गई थी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। देखो फिर मैं आ गई खाला की जान। सबीन ने ये कहते हुए फिर सारा को अपने गले लगा लिया था। मैंने सारा कमरों की सफाई कर दी है, अब क्या करना है? रोशैल हाथ में कपड़ा पकड़े लॉन्ज में दाखिल हुई थी। खाला ये कौन है? सारा ने हैरानगी से रोशैल की तरफ देखा था, जो सादा कपड़ों में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ये मैंने कितनी दफ़ा कहा है, जो कोई भी मेहमान आया हो तुम अपनी शक्ल लेकर ना आया करो। जाओ दफ़ा हो जाओ और शावेज का कमरा साफ़ करो। और हाँ, सिर्फ कमरा ही साफ़ करना, सबीन ने दांत पीसते हुए कहा था। सारा के सामने उसे ये कहना पड़ा क्योंकि आज तक वो कभी शावेज के कमरे में गई ही नहीं थी। खाला वैसे ये है कौन? मेरा मतलब है देखने में अच्छी भरी लग रही है। सारा ने तशवीश करते हुए पूछा था। हाँ वो बेटा, ये मुझे बाहर बाजार में मिली थी, बेचारी गरीब है ना, तो मैंने भी तरस खाकर रख लिया। सबीन की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। खाला मुझे सच सच बताएं, बात क्या है? सारा के लहजे में गर्मी पैदा हुई थी। वो बेटा शावेज। इस तरह सबीन ने सारा वाक़या सारा को बताया था। जैसे सारा ने सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या शावेज की बीवी है ये? नहीं बेटा, कोई बीवी नहीं है, ये नशे में कोई निकाह नहीं होता। सबीन ने बात को संभालने की कोशिश की थी। बस करें खाला, मुझे पता है अपनी बेटी की साइड ना लें, लेकिन चाहे निकाह नशे में किया हो या सारी रस्म के मुताबिक हो ना हक महल लेकर, अगर वो हक महर से लेकर गवाह तक सब कुछ तो है निकाह नामे में, और आप कह रही हैं कि ये निकाह नहीं है। देखो मेरी जान, सीधी सी बात है, शावेज इस निकाह को नहीं मानता। फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। मंगनी तुम दोनों की हो चुकी है, शादी भी जल्द ही हो जाएगी। लेकिन खाला इसका क्या? वो तो उसके निकाह में है, और वैसे भी शावेज ने क्या खुद कहा है कि वो उसके निकाह को नहीं मानता।
नहीं बेटा, लेकिन मुझे यकीन है कि वो उसे तलाक दे देगा। बस मिर्ज़ा साहब की आउट ऑफ कंट्री जाने की देर है, फिर देखना कैसे मैं इसे धक्के देकर बाहर निकालती हूँ। ठीक है खाला, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। ठीक है मेरी जान। मामा, वो हड़बड़ी से घर दाखिल हुआ था। शावेज़ बेटा क्या हुआ है? कुछ नहीं मामा, वो फाइल रह गई थी, बस इसी सिलसिले में आया हूँ। शावेज़, सारा ने उससे आवाज़ दी, लेकिन वो जल्दी से अपने रूम की जानिब बढ़ गया था। सारा, वो मनहूस, अभी भी शावेज़ के कमरे में है, सफाई के लिए गई थी। सबीन घबराकर उठ खड़ी हुई थी। रोशाइल शावेज़ के वॉशरूम से बाहर निकली थी कि अचानक ही शावेज़ सामने आ गया था। वो धक से खड़ी हो गई थी। उसका पाँव शावेज़ के शूज़ के ऊपर अचानक आ गया था। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। रोशाइल ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थीं। तब से मुसलसल यही कह रही थी। शावेज़ ने जैसे रोशाइल को देखा था वो वहीं मंचबंद हो गया था। उसके चेहरे के तासुरात से मालूम होता था उसने रोशाइल को पहचान लिया था। वो अभी तक अपने हाथों को आगे मुँह पर किए हुए खड़ी हुई थी। कुछ नहीं होता, शावेज़ ने कहा था। वो भागकर बाहर जाने लगी थी कि आगे से सबीन और सारा खड़ी थी। आंटी, अभी रोशाइल कुछ कहती कि सबीन ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया था। बदचलन, बदकिरदार लड़की, क्या चाहती हो तुम कि इतने बड़े घर की बहू बनोगी? तो फिर तुम भी कान खोलकर बात सुन लो। मैं तुम्हें अब इतना जलील करूंगी कि तुम खुद इस घर से चली जाओगी। खाला, छोड़े इस 2 टके की लड़कियों का क्या मुँह लगना। जैसे उन्होंने शावेज़ को नीचे आते हुए देखा था, उन्होंने रोशाइल को धक्का देकर पीछे किया था। हेलो बिजी बॉय। सारा मुस्कुराते हुए शावेज़ के करीब गई थी। शावेज़ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, हाय। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? जिससे सारा ने सवाल किया था, शावेज़ ने बड़े प्यार भरे लहजे में कहा था, वो ये फ़ाइल बाबा को देनी थी, अभी वही देने चला हूँ। मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। सॉरी सारा, कल कोई प्लान बनाते हैं। भला कोई अपनी मंगेतर के साथ ऐसा करता है? खुश नसीब हो तुम जिसे मुझ जैसी मंगेतर मिली है। हा 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 हा। शावेज़ ने कहका लगाया था और बाहर की जानिब बढ़ गया था। हेलो, शावेज़ ने फ़ोन उठाते ही कान से लगाया था। बताओ क्या पता चला? शावेज़ की आवाज़ में तजस्सुस था। साहब, बहुत मुश्किल है। ना तो आपके पास उस लड़की की कोई तस्वीर है जिससे उसकी शनाख्त कर ली जाए। अब इतने बड़े शहर में उसे ढूंढते हुए थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। जैसे भी हो, मुझे कुछ भी करो, मुझे वो लड़की का पता चाहिए। शावेज़ ने गुस्से में कहते हुए फ़ोन बंद किया था। देखें अली के अब्बू, एक दफ़ा तो अपनी बेटी से मिल के आने दें। मुझे पूरा यकीन है रोशाइल ऐसा नहीं कर सकती। वो लड़का झूठ बोल रहा है। बकवास बंद करो तुम। तुम्हें क्या अपनी बेटियों की गंदगी नज़र आती है? अगर आती होती ना तो अपनी बड़ी बेटी को फ़रार होने से पहले रोक लेती। और छोटी, अब जो भी है उसका निकाह करवा चुका हूँ। उसका अब हमसे कोई लेना देना नहीं है। मर चुकी है वो हमारे लिए। जैसे अरशद अली ने कहा था। आरिफा बेगम वहीं चुप हो गई थी। बस सिसकियों की आवाज़ थी, एक दबी हुई आवाज़ जिसका दर्द नाकाबिले बयान था। वो माँ थी, कैसे वो अपनी बेटी को भूल सकती थी? तो फिर शावेज़ भाभी का क्या हाल है? जवाद ने तंज किया था। जवाद ने कहा। शावेज़ ने एक तीखी निगाह उस पर डाली थी और कहा था, कौन सी भाभी? अरे हमारी भाभी, जिसे तुमसे निकाह करके लाए थे। बकवास बंद करो, सुन लिया तुमने? और रही बात उसकी, तो वो मेरे मामला है, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो चुप ही हैं, लेकिन सारा का क्या, उसका क्या करोगे? फिर जवाद ने कहा था। शावेज़ ने जवाद का गिरेबान पकड़ लिया था। अरसल और शहरियार आगे बढ़कर उन्हें एक दूसरे से अलग किया था। अल्लाह का वास्ता है, एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दें, आइंदा से नहीं जाऊँगी शावेज़ के कमरे में। फरियादें कर रही थी, लेकिन संगदिल सबीन उसको मारे जा रही थी। आह आह, उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो चिल्ला रही थी, दर्द से कर्रा रही थी। मासूम चेहरे से गिरते आंसू चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे थे कि दर्द की इंतहा हो चुकी थी। कमरे में बेसहारा लेटी हाथ और बाजू पर काले पट्टे से मारे गए कई निशान नीले हो चुके थे। जख्म गहरे होने की वजह से वो बर्दाश्त न कर पाई थी। जब जब काले पट्टे से ज़र्ब उसकी नाजुक कलाइयों जैसी हाथों पे लगती तो वो चिल्ला उठती थी। इस कदर दर्द होता था कि वो खुद को सहारा न दे पाती थी। रोशाइल वही ज़मीन पर गुमसुम सी पड़ी हुई थी कि अचानक ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसकी बड़ी बड़ी आँखें, जिसकी पलकें आंसुओं से बुरी तरह तर हो चुकी थीं, उनको हरकत दी थी। मिर्ज़ा सिकंदर हाथ में दूध और दवाई पकड़े दाखिल हुए, जैसे रोशाइल ने देखा था, और फ़ौरन ही उठ खड़ी हुई थी। बैठो बेटा बैठो, मिर्ज़ा सिकंदर ने बड़े नर्म लहजे में कहा था। ये लो दूध पियो। उन्होंने गिलास उसके आगे बढ़ाया था। नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ। कैसे ठीक हो बेटा? मुझे पता लग गया है। मैं इस पर बेहद ही शर्मिंदा हूँ। मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था तुम्हारे साथ इस कदर वहशियाना सलूक किया जाएगा।
अब तो आदत हो चुकी है, दर्द से बड़ा पुराना वास्ता है। शायद अब इन ज़ख्मों की दर्द इतनी नहीं होती जितनी अपनों के दिए हुए ज़ख्मों की होती है। और ये ज़ख्म ऐसे ज़ख्म है जो सारी उम्र नहीं भरेंगे और ना ही उसकी कोई दवा मैसर। मेरी ज़िंदगी में शायद ये सब कुछ लिखा जा चुका था। रोशाइल की आवाज़ में इस कदर दर्द था कि यकीन मानो मिर्ज़ा सिकंदर की आंखें भीग गईं। उन्होंने बेइख्तियार ही उसे अपने सीने से लगा लिया था। सब्र करो मेरे बच्चे, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। मुझे पूरा यकीन है शाहवेज़ तुम्हें ही तस्लीम करेगा और तुम ही उसके घर की बहू बनोगी। और रही बात सबीन की, मैंने उसे कह दिया है कि वो आज के बाद तुम्हें हाथ नहीं लगाएगी। कितना अपनापन था उनकी बातों में। आज इतने सालों बाद किसी ने रोशाइल को यूं प्यार किया था, बाप वाला प्यार जिसके लिए वो हमेशा तरसती रही थी। आज उसका दिल कर रहा था कि वो अपना ऊंचा ऊंचा रो दे और अपने दर्द को खुशी में बदले, क्योंकि आज उसे मिर्ज़ा सिकंदर के रूप में अल्लाह ने उससे बाप अता कर दिया था। क्या मैं आपको बाबा बुला सकती हूँ? वो दरवाजे की जानिब बढ़े थे। जैसे ही उन्होंने रोशाइल की ये बात सुनी, पलटे और मीठी से मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए और हाँ में सर हिलाया था। ये देखते ही रोशाइल के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। दर्द भरे जज्बात को खुशी के कुछ लम्हे मैसर हो गए थे। यूं मानो जैसे उसकी सारी दुनिया ही दौलत मिल गई थी। बाबा, आपने देखा ना, आपकी गुड़िया दर्द छुपाना सीख गई है, दर्द में खुशी से हंसना सीख गई है। क्या कहा? अरशद अली ने रोशाइल के बालों को नोचते हुए बाहर लेकर आए थे। अब्बा, आप किस मिट्टी के इंसान हैं जो अपनी ही औलाद पर शक की जंजीरें बांधी हैं? रोशाइल ने कहा था। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मासूम चेहरे पर रसीद किया था। क्या कहा? अब जबान चलेगी तो मेरे सामने बड़ी बहन जो रंग दिखाकर गई है ना, तेरे भी वही लक्षण है। बता तो किसके साथ भागेगी कि ताकि हम अपनी बदनामी के पहले ही तैयारियां शुरू कर लें। बस कर दें अब्बा, बस कर दें, अल्लाह का वास्ता है आपको ज़रा भी रहम नहीं आता? अरे कौन सा ऐसा बाप है जो अपनी औलाद के साथ इस कदर वहशियाना सलूक करता है? बेटियां तो बाप की गुड़ियां होती हैं ना, तो फिर हम क्यों नहीं? क्या कसूर है हमारा? यही कि हम आपकी सगी औलाद नहीं हैं? क्या ये हमारा गुनाह है कि हम आपको अब्बा कहते हैं? इतनी बुरी थी तो हमें मार देते। ऐसे हर रोज़ हमारे किरदार पर कीचड़ उछालने से तो बेहतर है बाजी दानिया की। और रही बात बाजी दानिया की, तो वो भागी नहीं है। मेरा दिल कहता है वो भागी नहीं है, उसके साथ कुछ हुआ है। एकदम से रोशाइल अपने ख्वाब से बेदार हुई थी। दानिया बाजी, दानिया कैसी होगी? क्यों? मेरा दिल कहता है कि उसके साथ कुछ हुआ है। रोशाइल जल्दी से उठी थी और नमाज फजर अदा करने के लिए बढ़ी थी। हाथ टूटे हैं क्या? जल्दी जूस लेकर आओ, रोशाने शाहवेज़ आता ही होगा। जी आई, रोशाई ने बड़े नरम लहजे में कहा था। वो हाथ में जूस का जग पकड़े हुए आगे बढ़ रही थी कि अचानक ही शाहवेज़ उसके सामने आ गया था और जूस का मग उसके कपड़ों पर बुरी तरह गिर गया था। रोशाई ने सांस वहीं रुक गई थी। अरे कमबख्त, सबीन ने अपने हाथों को काबू में किया था। वह जहाँ मिर्ज़ा सिकंदर ने मना किया था। अंधी हो क्या? नज़र नहीं आता? सारी सारी रात सोई रहोगी तो यही हाल होगा ना। जाओ शाहवेज़ को कपड़ा दो। जी अच्छा। वो जल्दी से शाहवेज़ के रूम की जानिब बढ़ी थी। वो वॉशरूम में सिंक के जानिब खड़ा था। ये लीजिए, मैं साफ़ कर देती हूँ, रोशाइल ने कहा था। उसने एक नज़र उसकी तरफ देखा था जो नज़रें झुकाए हुए खड़ी हुई थी। रोशाइल आगे बढ़ी और कपड़ों से उसकी टी शर्ट पर गिरे जूस के निशान साफ़ करने लगी थी। वो ना चाहते हुए भी उससे नज़रें नहीं हटा पा रहा था। हल्की सी मुस्कुराहट से उसकी तरफ देखा। जब वो मुसलसल आधे घंटे से अपनी कोशिशों में नाकाम थी। दाग गहरा था, ऐसे तो नहीं साफ़ होना था, लेकिन वो कोशिश कर रही थी। मेरे ख्याल है ये ऐसे नहीं होगा जैसे शाहवेज़ ने कहा था। रोशाइल ने अपने हाथ रोक लिया था। जाओ मेरी न्यू शर्ट प्रेस करो। जी ठीक है। वो आगे बढ़ने लगी थी। पीछे से किसी ने रोक लिया था। सुनो, वो पलटी थी। मामा ने जो कहा है उसको दिल पर मत लेना। रोशाइल ने सर हिलाया था और चली गई थी। वो सारे घर की सफाई कर चुकी थी। थकन से उसका पूरा जिस्म टूट रहा था। वो थोड़ी देर आराम करना चाहती थी। अभी वो लेटने ही लगी थी कि सबीन ने आकर उसे उठाया था। सुनो, मैं ज़रा आज रात कहीं बाहर जा रही हूँ। मिर्ज़ा साहब के साथ अपनी औकात में रहना, तुम समझ गई ना? उन्होंने अपने अल्फाजों में रोशाइल को समझाया था। रात के 10 बज चुके थे। वो लाउंज में खड़ी चक्कर लगा रही थी। बार बार उसकी नज़रें घड़ी की जानिब भी बढ़ती थीं। कहाँ रह गए हैं? आए क्यों नहीं अभी तक? वो सोने की कोशिश करती, लेकिन उससे सोया नहीं जाता था। जिस दिन से वो यहाँ थी, वो हर रोज़ शाहवेज़ का इंतज़ार करके सोती। जब तक वो घर ना आ जाता तब तक। मैं तुम्हें ढूंढ के छोड़ूंगा। कहाँ छुपी हो तुम? वो शराब में धुत घर में दाखिल हुआ था। जिसे रोशाइल ने देखा, वो दौड़ कर उसके सहारा देने के लिए आ गई थी। तुम्हें पता है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो मुझे मिलती ही नहीं, इसीलिए मजबूरन मुझे सारा से मंगनी करनी पड़ी।
वो खामोशी से उसे ऊपर लेकर जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे थे। तुम क्यों रो रही हो, बताओ। रोशाइल ने उसे बेड पर लिटाया था। कुछ नहीं, वो जाने लगी थी कि पीछे से शावेज़ ने उसका हाथ पकड़ लिया था। कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में। क्यों? क्या मतलब क्यों? तुम मेरी बीवी हो, मैंने तुमसे निकाह किया है, जैसे शावेज़ ने कहा था। उसके पाँव वहीं मंजमंद हो गए थे। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा था। वो आज भी नशे में ही उसे अपनी बीवी कह रहा था। नशा उतर जाएगा, वो सब कुछ भूल जाएगा। शराब क्यों पीते हो? वो उसके करीब बैठी थी, उसे भुलाने के लिए। भूली? नहीं, नहीं भूलती। वो यहाँ यहाँ इस दिल में राज किया है। कहाँ है वो? पता नहीं, बस इतना पता है उसकी शादी हो चुकी है। नाम? याद नहीं। बचपन की मंगनी थी बस। जैसे शावेज़ ने कहा था। रोशाइल चुप हो गई थी। भूली? नहीं नहीं, वो यहाँ यहाँ दिल में बस चुकी है। नाम? याद नहीं, बस बचपन की मंगनी थी। शावेज़ की हुई बातें अभी तक रोशाइल के दिलो दिमाग में ना भूलने वाली यादों की तरह घूम रही थीं। उसके लहजे में एक दर्द था, इंतज़ार की एक आस थी। वो आज भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था और उसकी मोहब्बत में पागल मजनू गलियों गलियों से अपने महबूब की खाक छानता। उसको ढूंढने के लिए बेपरवाह आशिकों की तरह शराब पीता और अपनी मोहब्बत को भुलाने के लिए मजबूरन सारा से मंगनी की और मुझसे निकाह किया। निकाह नहीं था वो, इस वक्त मेरी ज़िंदगी की नुमाइश लगी थी, सब लोगों के सामने। एक नुमाइश जो मेरे अब्बा ने मेरे होने वाले शौहर के सामने रखी, और एक शराब में धुन शावेज़ सिकंदर के नाम। मैं जितनी भी उससे नफ़रत कर लूँ, लेकिन नहीं, कभी उससे अलग नहीं हो सकती। हाँ, इस चीज़ का कोई मायने नहीं कि कभी भी वो मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दे या मुझे सारी ज़िंदगी शराब में धुंध होकर अपनी बीवी तस्लीम करेगा। लेकिन जिस चीज़ को वो ढूंढ रहा है वो शायद उसे कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे उससे नफ़रत है। वो बार बार अपने दिल को इस बहलावे में बहका रही थी। ये समझने की कोशिश कर रही थी कि शावेज़ सिकंदर से नफ़रत करती है, सिर्फ नफ़रत। लेकिन ये दिल लगी की बाजी है, जान जाए। लेकिन महबूब चाहे सितमगरी में ही माहिर ही क्यों न हो, फिर भी ये दिल इससे नफ़रत करने के गुरेज करता है। वो क्यों? जब उसकी तरफ देखती तो उसकी तरफ एक कशिश महसूस होती है, क्योंकि मुझे तकलीफ़ होती है जब ये शराब में धुंध घर आता है। क्यों? आखिर मैं उसकी क्या लगती हूँ? सिर्फ नाम की बीवी। हाँ, उसकी ज़िंदगी में मेरी अहमियत सिर्फ इतनी सी ही है कि मैं उसके निकाह में हूँ। एक बंदिश जिसकी रस्सी शावेज़ सिकंदर के हाथों में है, जो कभी भी छोड़ सकता है। बस कठपुतली की तरह मेरी ज़िंदगी का खेल है शावेज़ सिकंदर। इन्हीं सोचों में गुम थी कि नमाज फ़जर की अजान गूंजने लगी। वो जल्दी से उठी, नमाज फ़जर अदा की और अमूमन सारे घर की सफाई की। वो बार बार शावेज़ के कमरे को तक रही थी। वो अभी तक नहीं उठा था। दिल पर जबर रखते हुए वो शावेज़ के कमरे की जानी पड़ी। दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत ही नहीं थी, दरवाज़ा खुला था। जैसे ही वो अंदर बढ़ी, कमरे की सारी चीज़ें बिखरी पड़ी थीं और वो बैठ के एक साइड कोने पर सुकड़ते हुए लेटा था। साफ वाज़ा था कि उसे ठंड लग रही थी। रोशाइल ने जल्दी से उससे एसी बंद किया था और पंखा ऑन कर दिया था और बामुश्किल कंबल शावेज़ पर डाल दिया था। उसके लंबे लंबे बाल शावेज़ के चेहरे पर पड़े थे। जैसे ही उसके जुल्फ़ों ने सरगोशी की, वो थोड़ा सा हिला और करवट बदली थी। रोशाइल जल्दी से पीछे हटी थी और शावेज़ के पैरों तरफ ध्यान दिया था, जिसमें अभी भी जुराबें पहनी हुई थी। वो बैठ के पीछे रखे हुए बड़ी उसकी पीछे रुख बड़ी उसके पैरों से जुराबें उतारी, उसके करीब पड़े शूज़ों में रखी और आहिस्ता आहिस्ता सारे कमरे को साफ़ किया था। जैसे उसने अलमारी का दरवाज़ा खोला, सारे कपड़े का तहस नहस था। कोई भी शर्ट तरतीब से नहीं रखी हुई थी। उसने शावेज़ की ऑफिस जाने के लिए कपड़े निकाल कर प्रेस किए। वो गहरी नींद में था और उसी के ख्वाब देख रहा था। जब भी रोशाइल उसके आसपास गुजरती, उसे यूँ महसूस होता कि शायद उसको कभी देखा है, लेकिन फिर वो नहीं, वो में सर हिलाता था। जूस? रोशाइल ने कहते हुए जूस का गिलास टेबल पर रखा था। थैंक यू, शावेज़ ने मीठे लहजे में कहा था। वो जाने लगी थी, फिर से उसे रोका था और वो हमेशा की तरह शावेज़ की आवाज़ पर रुकी थी। वो लड़खड़ाया, शायद नाम भूल गया था। रोशाइल। हाँ, आई एम सॉरी, याद आया। अच्छा रोशाइल, वो मैंने तुम्हें कहना था कि तुमने मेरे रूम का स्पेशली अलमारी को सेटअप किया था। थैंक यू सो मच। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा काम है। मतलब आप समझेंगे नहीं। उसके लहजे में खफगी थी। वो बिना देखे सीढ़ियों पर कदम रखते हुए जा रही थी। ये तक होश न रहा कि आगे सीढ़ी है। लड़खड़ाई और पैरों पर दबाव पड़ने की से ज़ोर से गिरी आई थी। जैसे शावेज़ ने रोशाइल की आवाज़ सुनी, वैसे ही ऊपर गया था। रोशाइल, कितनी दफ़ा कहा है ध्यान से चला करो, लेकिन नहीं, हमेशा तुम ऐसे ही चलती हो। देखो कहाँ चोट लगी है, दिखाओ। नहीं नहीं, रहने दो, पाँव पर हल्की सी लगी है।
ये हल्की सी है, दिखाओ तो सही। नहीं शावेज, मैंने कहा ना मैं सही हूँ, तुम ऐसे नहीं मानोगी। शावेज उठा, उसने रोशैल को अपने हाथों के सहारे ऊपर उठाया था। वो गुमसुम बस उसे देखती जा रही थी। वो उस शख्स से नफरत करना चाहती थी, लेकिन क्यों बार बार वो नाकाम हो जाती थी। उसके चेहरे पर एक परेशानी थी। क्या शावेज को भी दर्द हुई? वो क्यों ऐसा था? दो शख्सियत जीने वाला शख्स। आगे करो पाँव। रोशैल को अपना पाँव आगे करना पड़ा था। उसने कोई मेडिसिन लगाई। उसके हाथ बिल्कुल नर्म थे। जैसे वो लगाता, वो अपनी नशीली आंखों से रोशैल की तरफ देखता कि कहीं उसे दर्द तो नहीं हो रही। अरे वाह मैडम साहब, अब ठीक ना होने का बहाना करेंगी। अरे वाह मैडम साहिबा, अब ठीक ना होने का बहाना करेंगी। एक दिन बाहर क्या गई, तुमने अपनी औकात दिखा दी। काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, चलो उठो। सबीन ने रोशैल का बाजू पकड़कर उसे नीचे धकेला था। वो जो नाटक करती हो अपने पास रखो और ये काम पे लगो। इसे सही से चलाओ। नहीं जा रहा, उसे सही से चला नहीं जा रहा था, लेकिन वो क्या करती, मजबूरी थी। ये कहते हुए सबीन बाहर निकली और फ़ोन कॉल उठाई थी। मैंने क्या कहा था, एक काम ढंग से नहीं होता। एक बात याद रख लो, शावेज को इस लड़की का पता नहीं चलना चाहिए। आगे गरीब लोग घर में कम हैं जो दूसरी को ले आए। जो भी करो उसे यकीन दिलाओ कि उसकी शादी हो चुकी है। जी ठीक है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। फ़ोन में से किसी ने कहा था और फ़ोन बंद कर दिया था। आज पार्टी है, शहरयार ने चौंकते हुए सारा को पूछा था। जी, मैंने और शावेज ने सोचा है क्यों ना तुम लोगों को पार्टी दी जाए हमारी इंगेजमेंट की, जैसे सारा ने कहा था। अरसल ने शावेज की तरफ देखा जो फ़ोन पर मसरूफ़ था। वो अभी भी उसे ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ था। क्यों भाई शावेज साहब, जैसे जवाद ने कहा था। शावेज ने जवाद की तरफ देखा था। हाँ ठीक है, इसे अभी भी इसी की फ़िक्र थी। एक गुमसुम सा समा था। सबके दिलों में एक खुशी की लहर झूम रही थी। सब रात को होने वाली पार्टी के लिए बहुत पुरजोश थे। हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों में उसका चेहरा सूना था। किसी को अपनाने की चाह में उसकी दिल लगी अधूरी थी। वो कैसे सहारा से मंगनी करता, ये सिर्फ वही जानता था। उसके पास कोई हल नहीं था। कई बार तो वो बाहर हार जाता, लेकिन फिर ये दिल में मचे हुए जज्बातों का समुंदर उसे सुकून से बैठने ही नहीं देता था। वो अपनी आशिकी के लिए बेकरार था। उसको एक नज़र देखने के लिए बेताब था। ये तो बहुत अच्छा है, सारा वैसे सब एंजॉय कर लेंगे और तुम और शावेज कुछ टाइम भी स्पेंड कर लोगे साथ में। रोशैल सबको कोक सर्व कर रही थी। शावेज और उसके तमाम दोस्त मौजूद थे। जैसे समीन ने कहा था, रोशैल ने शावेज की तरफ देखा जो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट साफ वाज़ा थी कि वो रात को होने वाली पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुम क्या कर रही हो, दे दिया ना, सारा ने रोशैल की तरफ देखते हुए कहा था। उसने मासूमी से सर हिलाया। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो, चली जाओ, जब ज़रूरत होगी तब बुला लेंगे। सबीन ने तंजिया मुस्कुराते हुए सारा की तरफ देखा। जो जवाद, शहरयार सब मुस्कुराहट, लेकिन शावेज को कभी मजबूरन इस तंजिया मुस्कुराहट का हिस्सा बनना पड़ा था। वो आगे बढ़ने लगी थी कि पीछे से अरसल ने उसे रोका था। भाभी रुकिए। अरसल ने जैसे ही कहा था सबके चेहरे चौंक गए थे। सारा और सबीन ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा, यूं मानो जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। शावेज अरसल की तरफ देख रहा था। शायद अरसल कुछ देर पहले रोशैल के साथ की हुई बदतमीज़ी का बदला लिया था। वो पलटी नहीं थी, बस आगे एक कदम रुक गई थी। भाभी, रोशैल आप भी आए। भाभी, ये क्या कह रहे हो अरसल, ये कोई भाभी वाभी नहीं है, सारा ने वजाहत दी थी। खैर, जहाँ तक मेरा इल्म है शावेज ने बाकायदा निकाह किया था रोशैल के साथ, तो ये भी पता होगा कि नशे में किया तो नशे में था, लेकिन निकाह के सारे रस्म अदा की थी और उसे पता भी था। क्यों शावेज, अरसल ने कहा था। शावेज चुप था। वो क्या कहता, क्या बताता कि मैं उसके निकाह में हूँ? नहीं, वो सबके सामने मुझे कभी तस्लीम नहीं करेगा। उसके सामने मैं नशे में धुंध बीवी हूँ, जो नशे के बाद मेरा उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं रहा था। किस्मत ने उसके साथ अनोखा खेल खेल रहा था। उसका शौहर उसके होने के दूसरी लड़की के साथ मंगनी कर रहा था और वो कुछ नहीं कह सकती थी। अरसल, इसकी औकात हमारे घर में नौकरानी जितनी है, ठीक है, सिर्फ नौकर, और ये शावेज की बीवी नहीं है। और जिस निकाह की तुम बात कर रहे हो, तो वो शावेज इसे आज़ाद कर देगा बहुत जल्द ही। बस अंकल के बाहर जाने की देर है। सबके सामने उसका तमाशा बनाया जा रहा था। सब हंस रहे थे और वो कुछ नहीं कह रहा था। क्या कहता, मैं उसकी क्या लगती हूँ जब वो सबके सामने मेरी वजाहतें दे? अरसल ने रोशैल का दर्द समझा था। वो जानता था कि ये किस हाल में है। उसे ये समझ नहीं आ रही थी कि शावेज क्यों सबके सामने अकेला तन्हा छोड़ देता है उसे। मासूम सा चेहरा जिस पर शर्म व हया का पर्दा था, तरबियत वाज़ा थी, तो फिर कैसे शावेज ने उस बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसकी इज्जत पर बदचलन का दाग लगा दिया। सबीन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मंगनी की पार्टी? क्यों?
मिर्ज़ा सिकंदर ने गुस्से से फ़ोन में हाथ बात करते हुए कहा था। वो अपने काम के सिलसिले में इस्लामाबाद गए हुए थे। क्या मतलब है मिर्ज़ा साहब, आप क्या कह रहे हैं? सारा और शावेज़ की मंगनी हो चुकी है, उसकी पार्टी है, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? बात है, क्या है मुझे भी तो पता चले। सबीन साहिबा, आपके बेटे ने आगे एक मासूम के साथ निकाह किया है, फिर वो किसी दूसरी शादी कर सकता है? बस मिर्ज़ा साहब, बस कर दें, मैं इस निकाह को मानती ही नहीं हूँ। ठीक है, सबीन ने कहते हुए फ़ोन बंद किया था। निकाह निकाह, हद हो गई है। सब तैयारियां ज़ोरों शोर पर थीं। सारा और सबीन ने आला डिज़ाइनर के कपड़े पहने हुए थे। इतने महंगे कपड़े पहनने के बावजूद सारा में वो कशिश नहीं थी जो रोशाइल के सादा से लिबास में थी। रोशाइल ने ब्लैक टपीला और ब्लैक ही कमीज़ पहनी थी, कमर पर आते लंबे बाल और पुरकशिश चेहरा। कोई देखता तो एक मिनट नज़र नहीं हटा पाता था। हाथ में ट्रे पकड़े हुए वो शावेज़ के दोस्तों को सर्व कर रही थी। अजीब सी बात थी, शावेज़ तब से मुसलसल रोशाइल को ही देख रहा था जो अरसल को कोक पकड़ा रही थी। आप कैसी हैं? अरसल ने कहा था। वो रुकी थी। ठीक हूँ। रोशाइल की ज़बान लड़खड़ाई थी। मैंने अक्सर देखा है जो लोग दर्द सहने के आदी होते हैं, अक्सर झूठ पे उनकी ज़बान लड़खड़ाती है। अरसल ने कहा। रोशाइल ने उसकी तरफ देखा था। शावेज़ मुसलसल उसकी तरफ ही देख रहा था। सारा उससे बात करने की कोशिश करती, लेकिन बार बार क्यों वो उसकी तरफ ही माइल होता था। शायद उसे कुछ नहीं अच्छा नहीं लग रहा था अरसल का रोशाइल के साथ बात करना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जो हो चुका है उसे अपनी बदनसीबी समझकर तस्लीम कर लिया है। ये झूठ है। अरसल ने रोशाइल के बाजू को देखा था। उसने जल्दी से उसे ढांपा था। कुछ नहीं, वो जल्दी से कहती हुई चली गई थी। रोशाइल, वो जाने लगी थी कि शावेज़ ने उससे आवाज़ लगाई थी। सारा ने सबीन की तरफ देखा था। एक मिनट, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझसे? वो हैरान हुई थी। हाँ, वो दोनों एक रूम में गए थे। वो दाखिल हुई थी कि शावेज़ ने जल्दी से पूछा था। वो तुम्हें अरसल क्या कह रहा था? क्या मतलब? मतलब वाज़ा है रोशाइल, क्या कह रहा था? उसके लहजे में जलन थी। कुछ भी कह रहा हो, इससे आपको कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। हाँ है गर्ज, है मुझे, तभी तो पूछ रहा हूँ। उसने रोशाइल को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपनी पूरी कुव्वत से दीवार के साथ लगाया था। किस हक से? क्योंकि तुम मेरी। जिसे शावेज़ ने कहा वो रुक गया। बस शावेज़ सिकंदर, यही गर्ज थी। अरे जब तुम में हिम्मत ही नहीं है तो फिर तुम क्यों गुस्सा करते हो? रोशाइल ने कहा और वो उससे वहाँ से चली गई थी। हाँ, बाहर का माहौल गर्म था। सारा को इस कदर गुस्सा था, उसका दिल कर रहा था कि रोशाइल को मार दे। बताओ, क्या समझती हो खुद को? सारा ने पूरा कोक का मग उसके कपड़ों पर फेंक दिया था। जो हूर परी हो क्या? यही कि मैं शावेज़ के सामने जाऊंगी और वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा, यही तुम्हारी सोच है? शावेज़ सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी, समझ गई? अब्बू, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? आपने तो कहा था कि तुम्हारी शादी का जोड़ा लाना है। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? अब्बू, सच सच बताइए ना, हम कहाँ आए हैं? दानिया ने चौंकते हुए कहा था। वो उस सुनसान सी जगह पर थी। घर से वो बिना बताए अपने अब्बा अरशद अहमद के साथ निकली थी। ये क्या कर रहे हैं अब्बा? दानिया घबराई। उसके हवास बौखलाए थे जब अरशद साहब ने उसके हाथ और बाजू को मजबूती से रस्सी के जाल में धंस दिया था। अल्लाह, इसको मारा है क्या? उसे अभी तक मालूम नहीं हो रहा था उसके साथ क्या होने वाला है। अब्बा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बताइए तो सही, आप क्या कर रहे हैं? चुप कर। अरशद अहमद ने उसके नाजुक चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया था। मारने लगा हूँ तुझे जैसी बच्चलन को। इश यार, सुन लिया तूने? मार दूंगा आज तुझे। नहीं अब्बू, खुदा के लिए ऐसा मत करें। उसकी आंखों में आंसू का दरिया बहने लगा था। आवाज़ हलक में अटक रही थी। वो हाथ जोड़े अपने बाप के सामने फरियाद कर रही थी। अब्बा, खुदा के लिए मेरा कसूर क्या है जो आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं? अब्बा, कुछ तो बोलिए। मुझे पता है हम आपकी सगी औलादे नहीं हैं, लेकिन सगी औलादों की तरह चाहा है आपको। वो बेहिस सख्त दिल इंसान उसकी एक बात नहीं सुन रहा था। वो मिन्नतें फरियादें सब कुछ तो कर रही थी। पसंद की शादी करेगी तू? उसकी आंखों में वहशीपन था, खून सवार था। नहीं अब्बा, अब मैंने तो उसे मना कर दिया है जब आपने इजाज़त नहीं दी। देख ले अब्बा, खुदा के लिए एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दे। क्या मिलेगा आपको ऐसा करके? वो घर से प्यार से सर पर हाथ रखना, वो सब क्या दिखावा था क्या अब्बा? वो प्यार, वो अपनाइयाँ सिर्फ मुझे मारने के लिए थी क्या? अब्बा, खुदा की कसम, अगर एक दफ़ा आप मुझे कहते ना दानिया तुझे मरना है, मैं खुशी खुशी चल देती अब्बा, क्योंकि मुझे आपका प्यार चाहिए था, वो बाप वाला जिसके लिए हम सारी बहनें तरसती थीं। एक बेटी का अपने सौतेले बाप की ही क्यों हो, सौतेला बाप ही क्यों ना हो।
अगर किसी को भी कहे तो किसी का दिल करता है कि वो अपनी औलाद के साथ ऐसा करे। उसने सारा पेट्रोल उसके ऊपर फेंक दिया। इश अब्बू, एक आखिरी दफ़ा आपसे कुछ मांग रही हूँ, खुदा के लिए मेरी दूसरी बहनों के साथ इस तरह का जुल्म मत करिएगा और अपनी आँखों पर और कानों पर पट्टी बांध लें, क्योंकि जब तक मेरा जिस्म जल कर राख नहीं हो जाएगा मैं तब तक आपसे माफ़ी मांगती रहूँगी। शायद आप मुझे माफ़ कर दें। खुदा की कसम, जब दानी ने कहा अरशद काँप गया होगा। इतना सख्त बाप जो आप अपने हाथों से अपनी ही औलाद को जला दिया। वो जलती रही थी। उसकी आंखों में कुछ अपने थे, कुछ सपने थे, कुछ ख्वाब, कुछ अपनों की चाहत, सब कुछ उसी आग में जल गए थे और वो सौतेला शैतान सामने खड़ा तमाशा देखता रह गया था। दानिया अब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। गैरत के नाम पर एक लड़की कुर्बान। वो घर से भागी नहीं थी। उसके सौतेले बाप ने उसे सब लोगों के सामने कह दिया कि वो भाग गई है। माँ सब घर वालों को रोते रही, लेकिन रोशाइल ने उस बात से मुतफिक नहीं थी, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी बाजी भाग नहीं सकती, क्योंकि उसने खुद उस लड़के को मना किया था। लेकिन क्या करती, किसे वो अपने घर वालों को, सब रिश्तेदारों को यकीन दिलाती। आरिफा बेगम, अरशद अली ने इस कदर ज़ोर से आवाज़ लगाई कि सब हड़बड़ाकर उठ बैठे थे। जी आप ठीक तो हैं? आरिफा जल्दी से पानी का गिलास लेकर आई थी। अरशद अहमद ने चेहरे पर पसीना था। आसिफ साफ वाज़ा था, उन्होंने कोई बड़ा ख्वाब देखा है, बुरा ख्वाब देखा है। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। खुदा की लाठी भी आवाज़ होती है। कभी कभी ना कभी ना कभी तो इंसान की पकड़ होती है। ज़ख्म तो बहुत गहरे थे, लेकिन मरहम लगाने वाला कोई नहीं था। अपने तो बहुत थे, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं था। कैसे वो छुपा लेती अपने ज़ख्मों को, इस दर्द को जो वो हर रोज़ बर्दाश्त करती थी। हर रोज़ उसे इसकी इज्जत का ताना दिया जाता था। उसके दामन पर जो दाग लग चुका था अब कभी मिटने वाला नहीं था। उसकी स्याही सिर्फ एक शख्स कर सकता था, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई थी, और वो कोई नहीं था बल्कि उसकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका था, जिसे वो ना चाहते हुए भी कभी भुला नहीं सकती थी। और वो शावेज सिकंदर था, जिसने शराब के नशे में धुत होकर उसके दामन पर बदचलन और बदकिरदार का कीचड़ उछाला था, जो सिर्फ उसकी सच्चाई बयान करके ही दूर हो सकता था। शावेज अपनी मुकम्मल सही पर आन था। पानी के गिरते कतरे उसके जख्मों को और गहरा कर रहे थे। आह आह, वो चिल्ला रही थी अपने दर्द को भुलाने के लिए। वो मुसलसल अपने हाथों से खुद को नोच रही थी। क्यों किया शावेज, क्यों किया? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्यों तुम मेरी ज़िंदगी में आए? ना तो तुम प्यार के लायक हो, ना ही नफ़रत के काबिल। तुम क्या कर रही हो? जिसे सारा अंदर दाखिल हुई थी वो रोशैल को देखते ही बिगड़ गई थी। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, गूंगी हो क्या? वो उसके करीब गई थी। शावेज की शर्ट है ना? तुम शावेज की शर्ट प्रेस कर रही हो? वो चुप बिना कुछ कहे प्रेस कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शावेज की चीज़ों को हाथ लगाने की? सारा ने रोशैल के बाजू से पकड़कर उसे धकेला था। हाथ मत लगाना मुझे दोबारा, सुन लिया तुमने? रोशैल ने सारा का हाथ पकड़कर धकेला था। तुम्हारा क्या हक है शावेज पर? बताओगी क्या लगती हो तुम उसकी? सिर्फ मंगनी ही हुई है ना, तो वो टूट भी सकती है। मैं उसकी बीवी हूँ, तुमसे पहले उस पर मेरा हक है, उस पर और उसकी चीज़ों पर। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? जिसे रुशैल ने कहा था, सारा ने अचानक उसका हाथ पकड़कर इस्त्री उसके नीचे रख दिया था। अब बताओ, वो चिल्लाने लगी थी। अभी 1-2 सेकंड बीते थे कि शावेज आ गया। ये क्या कर रही हो सारा? सारा ने शावेज को देखा, जल्दी से पीछे हटी। शावेज तुम, ये नौकर? वो कुछ कहती कि शावेज ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा था। बीवी है वो मेरी, मेरे निकाह में है वो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? रोशाइल ने सुना था। वो एकदम ठहर गई थी। तुमने इस 2 टके की लड़की के खातिर मुझे थप्पड़ मारा? सारा ने कहा था। शावेज इस कदर जोर से बोला कि कमरे में मौजूद हर चीज़ मानो कांप सी गई हो। वो 2 टके की लड़की नहीं है, सुन लिया तुमने? ये 2 टके की लड़की नहीं है, बीवी है मेरी, सुन लिया तुमने? बीवी है। अब अगर आइंदा तुमने इसे हाथ लगाने या इसे छूने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शावेज की आंखें सुर्ख हो गई थी। वो बिल्कुल खामोश खड़ी थी। शावेज ने रोशैल का हाथ अपने हाथ में लिया हुआ था। सारा रोती हुई नीचे चली गई थी। बैठो यहाँ। शावेज जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया था। क्या वाकई शावेज ने जो कहा था वो सच था? क्या मेरी कोई अहमियत उसे ज़िंदगी में, क्या वाकई वो मुझे तस्लीम कर चुका था, या फिर ये नशे में धुंध कोई खेल था? लेकिन वो नशे में नहीं था। दर्द तो नहीं हो रहा? उसने पट्टी करते हुए कहा था। नहीं हो रहा। वो बस शावेज की तरफ देखे जा रही थी। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। ठीक है, तुम रेस्ट करो। शावेज के कहने पर वो उठी और बाहर जाने लगी थी। कहाँ जा रही हो? कमरे में। अच्छा ठीक है। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन वो कह नहीं पा रहा था। सुनो रोशाइल,
आखिर उसने उसे रोक ही लिया था। वो पलटकर उसकी तरफ देख रही थी। तुम मेरे रूम में लेट जाओ, शावेज ने कहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। पाँव वहीं मंजमंद हो गए थे। नहीं, मैं अपने रूम में ही ठीक हूँ। नहीं, अब रेस्ट करके बिलाशुबा बाद में चली जाना। उसने रोशैल को अपने ही कमरे में रहने दिया था। कब करेगा, बताए मुझे, कब करेगा शादी मुझसे? बस कर दें खाला, बस कर दें। अपने ये झूठे वादे अपने पास रखें। आपको क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आती। सब जान गई हूँ मैं। आपका बेटा उसे अपनी बीवी तस्लीम कर चुका है और वो उसे तलाक नहीं देगा। और आज उस 2 टके की नौकरानी की वजह से मुझे थप्पड़ मारा है। वो होदा कौन है मुझ पर हाथ उठाने वाला? काम डाउन माई प्रिंसेस। बोलो। जैसे सबीन ने कहा था, सारा ने सर हिलाया था। तो फिर तुम देखना इस हफ्ते के अंदर अंदर इस लड़की का क्या हशर करूंगी कि शावेज इसे खुद तलाक दे देगा। बस आज रात को तुम तमाशा देखना। पर खाला। बस बेटा, इस थप्पड़ का इस नौकरानी को बहुत बड़ा भुगतना होगा। अब उसको निकालना मेरी जिद बन चुकी है। जिस चीज़ का मुझे डर था वही हुआ। जिस चीज़ का शावेज को बचा बचा कर रखती थी वही हुआ। अब तुम देखती जाओ। शावेज, एक लम्हे को सोचो, रोशैल का क्या कसूर है? उसने तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का क्या बिगाड़ा है जो तुम लोग उसके साथ इस कदर जुल्म करते हो? इस बेचारी ने तो खुद को तो तुमसे नहीं कहा था कि मुझसे निकाह कर लो। याद करो वो दिन जब तुमने नशे में धुंध उसकी ज़िंदगी बर्बाद कराए थे। उसमें गलती किसकी है? सिर्फ तुम्हारी। शावेज, रोशैल ना सिर्फ एक अच्छी लड़की है बल्कि एक बहुत ही अच्छी बीवी साबित होगी। मैं कहता हूँ तुम उसे तस्लीम कर लो और उससे माफ़ी मांगो। तुमने उसके साथ बहुत बुरा किया है, अरसल ने शावेज को समझाते हुए कहा था। शावेज को फिर वो साकत वाक़या याद आया था। वाकई यार, इसमें रोशैल का कोई कसूर नहीं था। मैंने ही उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है और अब उसे और जलील कर रहा हूँ। मैं आज रात ही मामा से बात करूँगा। वो शावेज कमरे में लेटी हुई थी कि साथ ही पे पड़ी हुई TCL पर कॉल आई थी। रोशैल ने फ़ोन उठाया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं शावेज ने कहा था। रोशैल का दिल धड़का था। जी कहिए। वो मैं पूछना था। वो रुका था। क्या पूछना था? वो मैंने पूछना था कि टाइम क्या हुआ है। शावेज ने कहा था। रोशैल चौंकी थी। क्या? आपने टाइम पूछने के लिए कॉल की है? उसने ये कहते हुए ज़ोर से कहकहा लगाया था। आज वो बहुत अरसे बाद मुस्कुरा रही थी। बहुत अरसे बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का पहरा छाया हुआ था। तुम मेरा मजाक बना रही हो? नहीं तो। अच्छा, असल बात बताएं, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अभी तो ठीक है। चलो ठीक है। शावेज ये कहते हुए फ़ोन बंद कर गया था। पागल कहीं का, ऐसे भी कोई कहता है क्या? उठ उठ निकल। सबीन रोशैल को घसीटते हुए नीचे लेकर आ रही थी। आंटी, आंटी ये क्या कर रही हैं आप? अभी तुम्हें बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मैंने क्या किया है? जैसे रोशैल ने कहा था। सबीन ने रोशैल का ज़ख्मी हाथ को। अभी तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने क्या किया है? जैसे रोशैल ने कहा था। सबीन ने ही फ़ौरन रोशैल का ज़ख्मी हाथ को इस कदर ज़ोर से दबाया कि पूरे घर में उसकी चीखें बुलंद हुई थी। हुई ना दर्द? ऐसे ही दर्द मेरी भांजी को हुई थी। बड़ी तेरी ज़बान चलने लगी है ना? क्या कहा था मैंने? क्या कहा था? कि मेरे बेटे से दूर रहना। वो रोशैल लड़खड़ाई थी तो सबीन ने उसके मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ रसीद किया था। क्या क्या वो कर रही है? अभी वो दूसरा हाथ उठाने ही लगी थी कि कॉल आई थी। सबीन ने कॉल उठाई थी। साहब, शावेज आ रहे हैं। सबीन ने सुना। उसने साथ पड़े गुलदान से अपने सर को ज़ख्मी कर लिया था और वो नीचे गिरी थी। शावेज हाथों में गुलाब के फूल लिए, जो शायद रोशैल के लिए ही लाया हो, ज़मीन के में गिर गए थे और उसने बुलंद आवाज़ में कहा था, मामा मामा ये कैसे हुआ? उसने सबीन को अपने सीने से लगाया था। बेटा, रोशैल ने मुझे मारा है। मैंने सिर्फ काम का पूछा था कि मुझे इसे झगड़ा शुरू कर दिया, सबीन ने कहा था। शावेज कहाँ भला रह गया था। नहीं शावेज, रोशैल नहीं मेरे सर हिला रही थी। नहीं शावेज नहीं, वो अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके खिलाफ जो झूठ का जाल बिछाया गया था, रोशैल उसमें बुरी तरह फंस चुकी थी। वो सच्ची थी, लेकिन सबीन ने उसे झूठ के जंजीरों में कैद कर डाला था। सबीन के माथे पर काफ़ी गहरा जख्म आया था। इस सिलसिले में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। प्लीज़ शावेज, एक दफ़ा मेरी बात सुन लो, रोशैल ने शावेज को कहा था, जो हॉस्पिटल के बाहर ग्राउंड में बैठा हुआ था। सबीन अब बिल्कुल ठीक थी। उसे सोने वाला इंजेक्शन लगाया गया था ताकि वो आराम कर सके। बस अब एक और लफ्ज़ नहीं। क्या कहना चाहती हो तुम? जो तुमने करना था वो तुम कर चुकी हो। नहीं शावेज, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मेरा यकीन करो, मैंने नहीं किया ये। तो फिर किसने किया है? कौन था घर? बताओ। तुम्हारे अलावा घर में कोई नहीं था। तुम्हें क्या लगा तुम जो भी करोगी मुझे पता नहीं चलेगा?
अरे मैं पागल था जो ये सोच बैठा था कि तुम ना तो एक अच्छी लड़की बन सकी हो और ना ही एक अच्छी बीवी बन सकती हो। मैंने क्यों सोच लिया कि तुम अब सब लड़कियों से मुख्तलिफ हो, लेकिन नहीं, तुम किस कदर जालिम हो। या अरे क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने तुम्हारा? वो भी तो तुम्हारी माँ जैसे ही थी ना, तो फिर क्यों किया ऐसे? जवाब दो, बोलो। कहाँ कुछ बोलोगी, क्योंकि तुम्हारे पास अब कुछ कहने को बचा ही नहीं है। वो मुसलसल बोलता जा रहा था लेकिन वो खामोश थी। चाहे वो लाख कोशिश कर लेती लेकिन वो शावेज़ की नज़र में झूठी साबित हो चुकी थी। सच खामोश हो गया। क्या कहती वो? अब कुछ कहने वाला नहीं रह गया था। शावेज़ ने अपनी माँ का झूठा जख्म तो देख लिया था लेकिन एक दफ़ा भी उसके जले हुए हाथ को नहीं देखा था जिसको इतनी ज़ोर से सबीन ने दबाया था कि ज़ख्मों में खून रिसना शुरू हो गया था। शावेज़, खाला कैसी हैं? सारा बड़बड़ाती हुई हॉस्पिटल आई थी। ठीक है, वो अभी तो सो रही हैं, इसके बाद इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। शुक्र है अल्लाह का, मैं तो ये खबर सुनकर ही दंग रह गई थी। मतलब कोई इंसान इतना जालिम कैसे हो सकता है? कितनी बदतमीज़ और मक्कार। ये जिस घर में ही रहती हो उसी पर वार करती हो। सारा ने शावेज़ के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे तसल्ली दी थी और साथ तंजिया मुस्कुराहट से रोशाइल को देख रही थी। मैं तो कहती हूँ इसे घर से धक्के मारकर निकालना चाहिए। अगर आज ये कर रही है तो पता नहीं कल को क्या करेगी। शावेज़ कुछ नहीं बोल रहा था। तुम्हें हमसे बढ़कर देना दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, हमको तुमसे बढ़कर कोई जान से प्यारा ना होगा। ओहो, बोल का फ़र्क क्या होगा। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके तलाक दो इसे और आज़ाद करो इस आवारा को। ये सुनते ही रोशाइल वहाँ से चली गई थी। बदचलन, बदकिरदार, बदतमीज़, आवारा, और क्या क्या नहीं था उसे, और क्या कहा गया था। उसकी ज़िंदगी में जो कुछ हो चुका था वो नाकाबिले बर्दाश्त था लेकिन वो इन इम्तिहान को खामोशी से और गमसम सा सह लेती थी। कभी ज़ुबान पर शिकवे का उफ़ तक नहीं किया था। अकेली सड़क पर चल रही थी। ज़िंदगी उसके लिए अब दर्द के सिवा कुछ नहीं थी। उसकी चीखें शावेज़ को क्यों नहीं सुनाई देती थी? वो अब ज़िंदगी से रुसवा हो चुकी थी। अब उसके दिल में कोई चाहत नहीं थी, कोई ख्वाब नहीं था। खुदा का वास्ता है अब्बू, मैं उसे नहीं जानती। ये कौन है और ये ऐसे क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता। अपने घर वालों को से अपनी माँ से मिलने के लिए बेताब थी। जब जब वो ज़िंदगी के इम्तहानात से थक जाती थी तो वो अपने माँ के सीने से लगकर रोती थी। उससे उसके गम का बोझ हल्का हो जाता था लेकिन आज से अपने सीने से लगाने वाला कोई नहीं था। जितनी जल्दी हो सके तलाक दो इस आवारा को और आज़ाद करो इसे। सारा के अल्फाज किसी खंजर की मांद उसके दिल में चुभ रहे थे लेकिन वो उसे उम्मीद थी कि शायद कभी ना कभी गम की ये बादल उसकी ज़िंदगी से रवाना हो जाएंगे और उसके दिल में चाहतों का समा पैदा होने लगेगा। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। इसकी सिसकियां सुनसान सड़क पर गूंज रही थी और वो मुसलसल यही कह रही थी। शावेज़ और सारा सबीन को लेकर घर पर चले गए थे। शावेज़ ने मिर्ज़ा सिकंदर को इस हादसे के बारे में नहीं बताया था कि वो परेशान न हो जाए, लेकिन उसने एक दफ़ा भी रोशाइल के बारे में नहीं सोचा था। अरे वाह खाला, आप तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं। अब देखते हैं कि आपका ये मंसूबा अपने अंजाम तक पहुँचता है या नहीं। अरे कैसे नहीं पहुँचेगा? सारा डेरा तुम्हारी खाला ने इतना मजबूत जाल बिछाया है कि उसकी जड़ें इस कदर मजबूत हैं कि शेर भी जाल से बाहर नहीं निकल सकता। सबीन ने मुस्कुराते हुए कहा था। अच्छा खाला, शावेज़ उसे तलाक तो दे देगा ना? अरे कैसे नहीं देगा, तुम देखना अब होता क्या है। शावेज़ उस 2 टके की लड़की को खुद अपने हाथों से बाहर निकालेगा। अच्छा खाला, ये माहिरानी है कहाँ? रोशाइल, सारा ने बुलंद आवाज़ में उसका पुकारा था। ये क्यों नहीं आ रही? सारा को गुस्सा आया था। गूंगी हो, सुनाई नहीं देता क्या? सारा ने तल्ख लहजे में कहा था। वो मैं क्या में लगा रखा है, बोलना नहीं आता क्या? उसने रोशाइल को बाजू से पकड़कर धकेला था। वो नाजुक कली को रोना आ गया। रोना तो अब स्टार्ट होगा तुम्हारा जब शावेज़ तुम्हें इस घर से तलाक के कागजात थमाकर भेजेगा। बड़ी ज़बान चलती थी ना कि मैं उसकी बीवी हूँ, उस पर और उसकी चीज़ों पर मेरा हक है। अब देखना ऐसे तुम्हें घर से निकालेगा कि सारी ज़िंदगी के दर दर की ठोकरें खाओगी। चलो अब दफ़ा हो जाओ। उसने धक्का देकर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया था। क्या वाकई शावेज़ मुझे तलाक देने लगे हैं? मेरा कसूर क्या है? मुझे तो इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? इस मतलब परस दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जो मुझे पनाह दे। ना पूरी ज़िंदगी बाप के प्यार को तरसती रही हूँ, माँ से अलग कर दिया और अब एक ऐसे शख्स से मोहब्बत कर बैठी जो नफ़रत के काबिल भी नहीं है। अकेले एक कोने में तन्हा बैठी अपनी बदनसीबी को कोस रही थी। सिसकियों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। आज उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था, कोई भी उसकी बात पर यकीन करने वाला नहीं था। सबीन के फ़ोन पर मुसलसल घंटी बज रही थी लेकिन वो कॉल उठा नहीं रही थी। मामा, आपका फ़ोन, शावेज़ ने कहा था। उसने स्क्रीन पर जवाद का नंबर देखा था। जवाद?
जवाद मामा को क्यों कॉल कर रहा है? वो एकदम हैरान रह गया था। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। अभी वो कुछ कहता कि जवाद ने पहल पहल की थी। आंटी, एक बहुत बुरी खबर है। आपको पता है, शावेज जिस लड़की को ढूंढ रहा था, लगता है वो उसको ढूंढ लेगा। जैसे शावेज ने सुना, 1 मिनट के लिए वो दक रह गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जवाद और मामा को कैसे पता चला। आंटी, मुझे पता चला है कि जो बंदे ने उससे छोड़े थे, उन्होंने घर ढूंढ लिया है। कभी भी वो शावेज को कॉल कर सकते हैं। आप जितनी जल्दी हो सके कैसे भी करके शावेज का फ़ोन उससे ले लें, कोई भी बहाना बना दें। आंटी, मैंने बहुत कोशिश की थी उसे यकीन दिलाने की कि उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन वो मानता ही नहीं था। यही कहता है कि वो उसे मिल जाएगी। जवाद की बातें किसी खंजर से कम नहीं थी। वो लड़खड़ाया था। ऐसा लग रहा था कि वो अपने होश से खो गया हो। जवाद और उसकी माँ, सगी माँ ने उसे उसकी मोहब्बत से मिलने के लिए क्यों रोका? वो क्यों ऐसा कर रही थी? क्यों मुझे उससे मिलने नहीं दिया था? बहुत से सवाल उसके जहन में पैदा हो रहे थे, लेकिन इससे पहले उसने अपनी मोहब्बत से मिलना था। उसे एक नज़र देखना था जो वो देखने के लिए तरस गया था। उसकी मोहब्बत, जिसके लिए वो इतने साल ख्वार हुआ था, आज उसे उसकी मंजिल मिल ही गई थी। वो पागल आशिकों की तरह नीचे आ रहा था। जैसे ही सीढ़ियों से उतर रहा था, सामने से रुशाइल आ रही थी, लेकिन उसे कोई खबर ही नहीं थी। बस वो उससे मिलने के लिए जा रहा था। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि मोहब्बत तो दिल के करीब और आसपास ही होती है, मगर उसने कभी अपने करीब देखा ही नहीं था। हेलो साहब, आपके लिए खुशखबरी है। उसका पता चल गया है। आप जल्द से हमारे अड्डे पर आ जाएं। हाँ हाँ, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। इश्क वो बला है, जिसको छुआ है उसने वो जला है। दिल से होता है तो शुरू कर, पर कमबख्त सर पर चढ़ता है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी ज़माने से लड़ा रहा है। इतना बदनाम फिर भी हर ज़बान पर अड़ा है। आज उसे अपनी बचपन की मोहब्बत से मिलना था, जिससे वो बचपन से मोहब्बत करता था। उसे याद था वो हर एक पल जो उसने उसके साथ बिता रहे थे। आज उसे वो मारा मार पागलों की तरह ढूंढ रहा था। ये दिल का राज था। वो जब जब सांस लेता था तो हर सांस पर उसका अक्स आंखों में आ जाता था। उसकी वो बालों की लंबी पोनी, सब कुछ तो याद था। उसका उल्टा नाम गुड़िया, जो वो उसे अक्सर कहता था, क्योंकि उसका असली नाम उसे बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन क्यों दिल ने इतना फासला डाल दिए थे? अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। उसकी सांसें फूली हुई थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कहाँ है एड्रेस? शावेज ने कहा। उस आदमी ने एक कागज़ की चिट पकड़ा दी थी। ये ले साहब, आपकी अमानत। बहुत मुश्किल से ढूंढा है। आपको नाम तो याद नहीं था, बस इतना सा याद था। कहाँ उसका बाप कोई सोने का कारोबार करता है, लेकिन जब हमने पता किया तो पता चला वो तो मर गया है। इसीलिए बहुत मुश्किल हुई उसके अहल खाना को ढूंढते हुए। जैसे शावेज ने सुना, वो धक से रह गया। क्या? उसे कुछ कुछ याद आ रहा था, लेकिन माजी की तस्वीरें बहुत ही धुंधली हो चुकी थीं। बहुत बहुत शुक्रिया, ये लो तुम्हारे पैसे। शावेज ने उस आदमी को पैसे थमा दिए थे और जल्दी से गाड़ी में बैठ गया था। वो अपने कदम तेज़ी से उठा रहा था। उसकी आंखें तरस गई थी। जैसे उसने इस मोहल्ले में कदम रखा, उसे यूँ महसूस हुआ वो यहाँ पहले आ चुका है, मगर उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था। कदम तेज़ी से बढ़ते गए थे और आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुँच ही गया था। जैसे ही शावेज ने घर देखा, वो वहीं रुक गया। उसके पाँव वहीं मंजमंद हो गए, यूँ मानो वो वहीं सुनसा हो गया था, बेजान सा। जिस्म में अब कोई हरकत नहीं थी। उसकी आंखें एक जगह पर ठहर गई थी। ये तो वही घर है। यहाँ तो मैं पहले भी आ चुका हूँ। ये निकाह नहीं हो सकता। शावेज को सारी बातें रफ्ता रफ्ता याद आ रही थीं। अब्बू, अल्लाह की कसम, मुझे नहीं पता कि ये कौन है। मैं इसे नहीं जानती। उसकी आंखों में भी इख्तियार ही आंसू गिरने लगे थे, लेकिन उसे देखना था अपनी मोहब्बत को। शावेज ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसके हाथ काँप रहे थे। कैसे वो सामना करेगा उन घर वालों का? आखिर मैं उनकी बेटी के साथ बहुत बुरा किया है। घर से आवाज़ आई, जैसे आरफा बेगम ने दरवाज़ा खोला था। वो वहीं दंग रह गई। उसके लबों से भी इख्तियार निकला था। तुम? मेरी बेटी कैसी है बेटा? वो ठीक तो है ना? खुदा के लिए अब उसके साथ कोई बुरा ना करना। मेरी बेटी बहुत ही भूली है। आगे तुमने उसके साथ जो कर दिया है, उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। आरिफा बेगम की आंखों में आंसू आ गए थे। आंटी, आप क्या मिर्ज़ा सिकंदर को जानती हैं? जिसे शावेज ने कहा। आरिफा चौंक गई। ऐसा लगा वो सोच में डूब गई हों। बात से महसूस हो रहा था कि वो मिर्ज़ा सिकंदर को जानती हैं। तुम कौन हो और तुम क्यों उनके बारे में पूछ रहे हो? मैं उनका बेटा हूँ, शावेज सिकंदर। जैसे शावेज ने कहा, आरिफा की आंखें खुली की खुली रह गई थी। ये वहीं रुक गई थी। क्या तुम मिर्ज़ा सिकंदर के बेटे हो? हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। नहीं नहीं, तुम उनके बेटे नहीं हो सकते। वो तो इतने रहम दिल, खुश सिफत इंसान थे। तुम उनके बेटे नहीं हो सकते। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ?
मैं आरिफा वहीद वहीद अहमद की बीवी। यकीन करो, जैसे आरिफा ने कहा था शावेज लड़खड़ाया था। उसकी आंखों से आंसू भी इख्तियारी बहने लगे थे। आंटी मुझे बताएं, ऐसा क्या हुआ था कि बाबा और अंकल वहीद ने एक दूसरे से ताल्लुकात ही तोड़ दिए? और हमारा, शावेज ने कहा, और वो वहीं रुक गया था। उसके बारे में पूछ रहे हो ना? वो वही है जिसको तुमने शराब के नशे में धुंध निकाह करके ले गए थे। वो वही है मेरी बदनसीब बेटी जिसकी बचपन में तुम्हारे साथ मंगनी की थी। गुड़िया, वही गुड़िया जिसके बगैर तुम एक दिन नहीं रह सकते थे। रोशाइल नाम है गुड़िया का। आसमान फट गया था। शावेज खुद को काबू में नहीं रख पा रहा था। क्या गुड़िया रोशाइल है? उसकी आवाज़ में सिसकियाँ पैदा हुई थी। दूर रहो मुझसे। ना तुम एक अच्छी लड़की हो और ना ही एक अच्छी बीवी बन सकी हो। ये निकाह नहीं हो सकता। नहीं, वो गुड़िया नहीं हो सकती। आंटी, शादी में तो अंकल वहीद नहीं थे, क्योंकि वो इस दुनिया में ही नहीं रहे हैं। उनकी वफ़ात के बाद मेरी अरशद अली से निकाह हो गया था और रोशाइल का सौतेला बाप है वो। तो आंटी प्लीज़, खुदा के लिए मुझे शुरू से बात बताएं, ऐसा क्या हुआ था? मिर्ज़ा सिकंदर और वहीद अहमद बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे और ये दोस्ती इतनी मजबूत थी कि शादी के बाद वो इकट्ठे होते थे। तुम्हारा और हमारे अहल खाना से काफ़ी गहरा रिश्ता हो चुका था। बिजनेस पार्टनर थे सोने के वहीद साहब और मिर्ज़ा भाई। दोनों घर में खुशियाँ थीं। दोस्ती के रिश्ते को और मजबूत करने के लिए तुम्हारी और रोशाइल की मंगनी कर दी गई थी। तब तुम सिर्फ 10 साल के थे और रोशाइल 8 साल की। सब घर वाले खुश थे सिवाय तुम्हारी माँ सबीन के, जो शुरू से ही हमें पसंद नहीं करती थी। बस इसी नफ़रत के तले उसने मिर्ज़ा भाई को पता नहीं क्या ऐसा कहा कि मिर्ज़ा साहब ने सारे रिश्ते नाते एक सेकंड में ही तोड़ दिए। तुम्हारे और रोशाइल का एक दूसरे से काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी, जो सब कुछ टूट गया था। और इसी गम में वही साहब को हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया से चल बसे। इसके बाद मेरा निकाह अरशद अहमद से हो गया था। हम सब कराची छोड़कर आ गए थे इस्लामाबाद। मुझे बस इतना ही पता था कि तुम लोग भी कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हो, लेकिन मैंने तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखा था। बस देखो, ना चाहते हुए भी कैसे किस्मत ने तुम्हें हमसे मिला दिया था। बेटा, ये सब कुछ सबीन ने किया। रिश्तों में दरारें पैदा कर दी थी। जैसे जैसे राफिया बेगम हकीकत बताती जा रही थी, शावेज को अपनी माँ का असली चेहरा पता चलता जा रहा था। इसीलिए मामा ने जव्वाद को मुझे ये बताने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। जव्वाद और मामा किस कदर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मामा ऐसा करेंगी। वो बेहोश हवास चल रहा था। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि वो लड़की जिसे मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा था, वो मेरे करीब मेरी बीवी, और मैं उसे पहचान नहीं सका। मामा ने ऐसा क्यों किया? अंकल वहीद और बाबा के दरमियान दुश्मनी डालकर निकाह नहीं हो सकता। उसे अपने अल्फाज बार बार याद आ रहे थे। कैसे उसने अपनी ही मोहब्बत का सबके सामने मजाक बना दिया था। सारी दुनिया के सामने उसके दामन पर एक ऐसा धब्बा लगाया था जो शायद अब कभी नहीं मिटने वाला था। आह आह, वो चीखी ऊंची ऊंची आवाज़ों में चिल्ला रहा था। उसे अपने आप से नफरत हो रही थी। क्यों उसने ऐसा क्यों कर दिया था? वो बार बार अपने हाथों से खुद को मार रहा था। उसकी गहरी नशीली आंखों में उस आंसुओं का दरिया बह रहा था। उसने एक मासूम सी ज़िंदगी के साथ सबके सामने नशे में धुत होकर उसकी इज्जत को सबके सामने नीलाम कर दिया। क्या कफ़ारा है इस गलती का? क्या कफ़ारा अदा करता वो अपनी मोहब्बत को बर्बाद करने का? रोशाइल, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैं बहुत ही बुरा शख्स हूँ। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ होता रहा, लेकिन मैं बेहिस एक दफ़ा भी तुम्हारा ख्याल ना किया। और देखो ना, खुदा ने कैसे मुझे सज़ा दी, मेरी मोहब्बत को ही निशाना बना डाला। वो बेहोश बेहवास पैदल चल रहा था। आज वो भला लग रहा था। जिसने घुंघरू पहनकर अपने महबूब को मनाना था, आज वो मजनू लग रहा था। जिसने अपने महबूब से बात करने के लिए गलियों की खाक छाननी थी। ये मोहब्बत का वो मरहला था कि जहाँ इश्क को अपने महबूब को मनाना, आशिक को अपने महबूब को पाने के लिए ज़मीन की खाक क्या, उसके लिए किसी भी लहद तक जाने पड़े तो जाना था। किसी से पूछो क्या कहूँ, ये जहाँ बेजान सा हो गया था। खुशी के पल अब ढूंढना मत मुश्किल थे, क्योंकि मैंने उसे ज़ख्म इतने गहरे दिए थे। जाने उसके लबों में कितने शिकवे होंगे। जो भी है, मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है। शावेज़, शावेज़, कहाँ जा रहे हो मेरे यार? जव्वाद ने शावेज़ को रोका था। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की हैं? कहाँ थे तुम? बोलो। जैसे जव्वाद ने कहा, शावेज़ ने उसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया था और उसके गिरेबान से पकड़ लिया था। बता साले, क्यों किया तुमने? कितने कमीने दोस्त था तू मेरा कि तुमने मेरे ही पीठ पीछे छुरा घोंप दिया। क्यों मुझसे झूठ बोलता रहा था कि उसकी शादी हो चुकी है? बता। ये क्या कह रहे हो शावेज़? मुझे समझ नहीं आ रहा।
वाह वाह, तेरा झूठ मुझे पता चल चुका है। मैंने फ़ोन पर सारी बातें सुन ली थी। तुमने मेरी माँ के कहने पर मुझे मेरी मोहब्बत से मिलने नहीं दिया। इतने साल मुझे उस धोखे में रखा कि उसकी शादी हो चुकी है। वो तो मैंने अंडरकवर आदमी छोड़े थे, नहीं तो सारी ज़िंदगी मुझे ना पता चलता और मैं अपनी मोहब्बत को यूं अजियत की आग में जलने देता। तुझे पता है जिस दिन तूने मुझे इस शादी वाले घर में भेजा था वो किसका घर था? वो मेरी मोहब्बत का मुकाम था और जिसको मैं निकाह करके लेके आया हूँ वो थी मेरी मोहब्बत, मेरी बचपन की मंगेतर। तुम्हारी और मामा की लाख कोशिशों के बावजूद मेरी ज़िंदगी खुदा ने उसके साथ ही जोड़ दी। खुदा के लिए आंटी, मुझे घर से बाहर मत निकालें। मैं वादा करती हूँ मैं ऐसी किसी को होने में ही पड़ी रहूँगी, लेकिन खुदा के लिए मुझ पर ऐसा जुल्म ना करें। मैं कहाँ जाऊंगी? जहाँ भी जाना है बाहर में जाओ, लेकिन अपनी मनहूस शक्ल को लेकर दफा हो जाओ। सारा, उसका सामान लेकर आओ। वो दोनों बेहिस उसे जानवरों की तरह खींचते हुए नीचे ला रही थी। आंटी प्लीज़ ऐसा मत करें मेरे साथ। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? क्या कहा? क्या बिगाड़ा है तुमने मेरा? मेरा सारा घर खा गए और मुझसे पूछ रही हो कि वो जैसे ही घर में दाखिल होने लगा था उसके कदम रुक गए थे। तुम्हें पता है तुझे घर से निकालने के लिए क्या कुछ नहीं किया था? सर पर गुलदान खुद मार दिया कि कहीं शावेज तुझे निकाल दे। शावेज ने सुना था वो धक से रह गया। इस कदर झूठ बोला गया था उसके साथ। ना, खुदा के लिए ऐसा मत करें। मेरा अब इस घर के अलावा कोई नहीं है। रुकिए खाला, ये ऐसे नहीं निकलेगी। सारा ने आगे होकर उसके नाजुक चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया था। जब शावेज ने ये देखा वो खुद को रोक ना पाया था। बस। सारा और सबीन का रंग धंक रह गया था। शावेज मेरी जान, तुम आ गए, सबीन ने आगे बढ़ते हुए कहा था। वो बिना जवाब दिए आगे बढ़ा और सारा को बाजू से पकड़कर बाहर धकेला था। दफ़ा हो जाओ इस घर से। बेटा ये क्या कर रहे हो? सारा को क्यों घर से निकाल रहे हो? वो तुम्हारी होने वाली बीवी है। खामोश हो जाएं आप। नहीं है वो मेरी बीवी, सुन लिया? मैं निकाह कर चुका हूँ रोशाइल के साथ। वो मेरी बीवी है और आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसे घर से बाहर निकालने की? बेटा तो तुमने खुद ही तो उससे बातें की थी। कब कहा मैंने आपको को उसे घर से बाहर निकाले? कब कहा मैंने? बताएं। मैंने आज तक एक दफ़ा इसे तलाक देने के बारे में आपसे कहा नहीं ना? क्योंकि वो मेरी मोहब्बत है माँ, मेरी मोहब्बत जिसे आपने मुझसे छुपा कर रखा। शावेज कुछ नहीं, अब कुछ नहीं कहें, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। वो दक से रह गई थी। मोहब्बत? मैं शावेज की मोहब्बत थी? बेटा यह क्या कह रहे हो? आपको पता है आपने जवाद के साथ जो मंसूबा बनाया था वो बदकिस्मती से मैंने सुन लिया था। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों मुझे मेरी मोहब्बत से मिलने से रोका था? और फिर देखे ना कुदरत का मौजज़ा, ये कौन है? यही मेरी मोहब्बत है, रोशाइल उर्फ गुड़िया, अंकल वहीद की बेटी। कुछ याद आया? सबीन ने जैसे सुना उसके पांव तले से ज़मीनी खिसक गई थी। सारी सच्चाई शावेज को कैसे मालूम हुई? इधर आओ रोशाइल बिल्कुल साकत खड़ी थी। उधर रोशाइल बिल्कुल साकत खड़ी हुई थी। आखिरकार शावेज का सच पता चल गया था, मगर उसे ये किसने बताया? वो बेहिस खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। आज उसको सबके सामने तस्लीम किया गया। उसकी इज्जत, उसका मान शावेज सिकंदर था, जिसने उसकी ज़िंदगी में बहुत दर्द दिए थे। रोशाइल, शावेज ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया था। अपने हाथ बहुत मजबूती से पकड़ा था, जो शायद वो अब कभी छोड़ने वाला नहीं था। इतनी जल्दी कैसे भूल जाती वो दर्द, ज़ख्म जो उसे शावेज ने दिए थे? इतनी जल्दी वो कैसे उससे खुश हो सकती थी? इसकी वजह से जो उसकी बदनामी हुई थी, सबके सामने उसकी इज़्ज़त का तमाशा बनाया गया था। उसका क्या? रोशाइल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है। देखो रोशाइल, शावेज ने रोशाइल की तरफ रुख किया और अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखते थे। तुम्हें याद आया? मैं शावेज, कुछ याद आया? वो उसे कुछ याद करवाने की कोशिश कर रहा था। उसे अपने बचपन की मंगनी के बारे में बताना चाह रहा था और ये कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। मैं किसी शावेज सिकंदर को नहीं जानती। वो पत्थर दिल नहीं थी, उसे बनने पर मजबूर किया गया था। रोशाइल ने ये कहा। वो आगे बढ़ने लगी थी कि एक आवाज़ उसके कदम रोक दिए। उसकी सांसें थम गईं। गुड़िया, मैं तुम्हारा शावेज। जैसे शावेज ने कहा, उसने अपने सीने पर ज़ोर से हाथ रखा और अपने दिल को काबू में पाने की कोशिश की थी। मुझे सब कुछ पता चल चुका है रोशाइल उर्फ गुड़िया। वो अभी तक वहीं उसकी तरफ पीट करके खड़ी हुई थी। देखो रोशाइल, हमारी फैमिलीज़ के दरमियान जो भी कुछ हुआ है वो सिर्फ एक गलतफहमी थी और मैं ये गलतफहमी दूर करूँगा और फिर से दोनों घरों में खुशियाँ लाने की कोशिश करूँगा अगर तुम मेरा साथ दोगी। कौन सी खुशियाँ? कौन सा साथ बताओ? तुम्हारी माँ ने जो कर दिया ना शावेज सिकंदर, वही बहुत है।
अब कोई खुशियाँ हमारे घर में दस्तक नहीं देंगी, क्योंकि मेरा बाप मर चुका है और मेरी माँ एक ऐसे जालिम शख्स के शिकंजे में बन चुकी है जो हर रोज़ मेरी माँ को ताने देता है। और पता है क्या कहता है? कहता है, आरिफा बेगम, तेरे पहले शौहर के गंदे खून को मैं तस्लीम नहीं करूँगा, क्योंकि एक तो तेरी लड़की घर से भाग गई है और दूसरी ने भरी बारात में अपना आशिक बुला लिया और उसका निकाह कर लिया। अब बताओ क्या सही करूँ? क्या मेरे इन ज़ख्मों को सही कर सकते हो? क्या उनको भर सकते हो? ये देखो कितना जुल्म करती हैं वो मुझ पर। और तुम क्या थे? तुम खामोशी से मेरा तमाशा बनते देखते रहे, क्योंकि तुम्हें क्या मुझसे तो कोई गर्ज ही नहीं थी। वो तो एक आवारा और बच्चला लड़की थी जिसे तुम शराब के नशे में घर निकाह करके ले आए थे, और आज तुम्हारी गुड़िया निकली और मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। फ़र्ज़ करो शावेज़, अगर मैं गुड़िया ना निकलती, वो बेसहारा लड़की होती, तो क्या तुम मुझे सबके सामने अपनी बीवी तस्लीम करते? नहीं करते, क्योंकि तुम्हें अपनी माँ के झूठे ज़ख्म सच्चे लगते थे और मेरे जले हुए हाथों में खून रिश्ता हो तो रिश्ता रहे। वो खामोशी था। आज वो कुछ नहीं बोल रहा था। क्या कहता? उसे ना सिर्फ अपनी मोहब्बत के साथ बल्कि एक मासूम लड़की की ज़िंदगी सबके सामने बर्बाद की थी। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हें वो चाहत नहीं दूंगी जो एक बीवी अपने शौहर के लिए रखती है। वो मुकाम कभी नहीं। रोशाइल ने ये कहा और वहाँ से चली गई। इश्क का आखिरी मरहला था फराज। महबूब नाराज़ था। आरिफा बेगम, पानी लाओ, अरशद ने ऊंची आवाज़ में पुकारा था। ये ले पानी। आरिफा ने अरशद अली को सहारा देकर उठाया, जो चारपाई पर बेसहारों की तरह लेटा था। डॉक्टर्स का कहना था कि उनकी टांग ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से वो अब चल नहीं सकते। ये खबर उनके घर के लिए बहुत बुरी थी, लेकिन शायद अरशद को उसके कर्मों की सज़ा मिली थी जो आज तक उसने अपनी बेटियों के साथ किया था। अपनी बड़ी बेटी कातिल था ये बाप। कैसे अल्लाह उसे छोड़ता? अपनी बेटियों को ताना देने वाला था ये शख्स। अपनी बीवी पर हाथ उठाने वाला शख्स था। कैसे उसके गुनाहों की तलाफ़ी होती? अरशद अहमद की रात की नींद उड़ चुकी थी। दानिया की फरियादें, वो मिन्नतें सोने नहीं देती थीं। उसका जलते बदन में निकलती चीखें उसे सोने नहीं देती थीं। मेरे कपड़े कहाँ हैं? रोशाइल अपने कपड़े ढूंढ रही थी। मेरे कमरे में हैं। वो पलटी। सामने शावेज़ खड़ा था। ग्रे कलर की टी शर्ट, जिसको अमूमन आस्तीन कोहनियों तक साथ ब्लैक पैंट में मलबूस, वो हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा लग रहा था। रोशाइल को तो हमेशा से ही अच्छा लगता था। उसे तो उससे उस दिन से मोहब्बत हो गई थी जब उसने सारा को थप्पड़ मारा था, लेकिन उसके ज़ख्म, उसकी बदनामी शावेज़ से मोहब्बत करने से रोक लेती थी। वजह ये कि तुम मेरी बीवी हो, तो ये कि तुम्हारे कपड़े भी मेरे कपड़ों के साथ अलमारी में होंगे। वो मुस्कुराया था। किससे पूछ कर रखे हैं? मैंने कहा था। वो ये कहती हुई कमरे से बाहर निकलने लगी थी कि शावेज़ ने उसे बाजू से खींचा था और अपने नज़दीक किया। मिसेस शावेज़, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। हाँ, मुझे पता है जो भी मैंने किया है भला भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। और मैं तो हर मुमकिन कोशिश करूँगा तुम्हें मनाने की। ज़बरदस्ती करोगे? रोशाइल ने तेवरी चढ़ाई थी। बीवी हो मेरी, उठा के ले जाऊँगा सबके सामने, इसीलिए ख़ुद मेरे कमरे को अपना कमरा समझो। बड़े बेशर्म हो तुम। मैं भी देखती हूँ क्या करते हो। वो अपना हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ी। अच्छा बात तो सुनो। वो नहीं रुकी थी। मेरी शर्ट इस्त्री कर दो, मैंने ऑफिस जाना है। खुद कर लो, मुझसे नहीं होते तुम्हारे काम। नहीं तो वो अपनी सारा को बुला लो, वो कर देती है। देख लो, तुम्हारा मिजाजी खुदा शौहर का हाथ जल जाएगा। शावेज़ ने जैसे कहा था। हाँ करो, तुम्हें तो पता चलेगा। वो नहीं रुकी थी। रोशाइल बेटा, मिर्ज़ा सिकंदर ने उसे अपने सीने से लगाया था। वो ऊंची ऊंची आवाज़ों में रो रही थी। ना रो बेटा, ना रो। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मुझ जैसा कोई बदनसीब कोई नहीं हो सकता कि मैं अपनी बीवी की बातों में आ गया और अपने बचपन के सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, और जिसकी वजह से मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया। मिर्ज़ा सिकंदर की आंखों से नदामत के आंसू गिर रहे थे। उन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी थी। अब क्या कर सकते हैं? अब्बू तो अब दुनिया से चले गए। कुछ नहीं होता बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शावेज़ अब तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया है। तुम्हें पता है वो तुम्हें ढूंढता था और तुम्हारी वजह से ही शराब पीता था जब तुम नहीं मिलती थी, और अब वो तो अब शराब की तरफ देखता भी नहीं है। लेकिन बेटा, फिर भी तुमने एक बीवी की हैसियत से तुमने उसका ख्याल रखना है। उसकी माँ तो उसका ध्यान नहीं रख पाई, लेकिन अब तुम आ गई हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोशाइल मिर्ज़ा साहब की तरफ देख रही थी। जिस इंसान से वो नफ़रत करना चाहती थी वही उसकी ज़िंदगी में बार बार आ रहा था। वो उससे नफ़रत क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि वो था उसका शौहर, और शायद मोहब्बत जो बचपन से थी वो उलझ कर रह गई थी। प्यास लगने की गरज से वो बाहर आई थी। जब वो किचन में आई कि शावेज़ चाय बनाने की कोशिश कर रहा था। ओ शुक्र है तुम आ गई। देखो, तब से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं सही चाय ही नहीं बन रही। जैसे रोशाइल ने देखा, सारे किचन को तहस नहस किया हुआ था। सॉरी, वो मुझे चीज़ें नहीं मिल रही थीं। पीछे हटो।
वो गुस्से से उसको साथ खड़ी हुई। देखो इतनी आसानी से तो बन जाती है चाय, सीख लो। क्यों सीखूं, मेरी बीवी है, वो बना सकती है तो मेरे लिए। अच्छा तुम्हारी बीवी है? हाँ है, बड़ी नकचड़ी और गुस्से वाली है। वो कहीं देखे ना तो उसे कहना सॉरी। तड़पाने के बाद सॉरी। उसने चाय का कप उसके नज़दीक रखा और पानी के लेकर चली गई थी। यार वो मान ही नहीं रही अरसल, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ वो मान जाए। वाह शावेज साहब, क्या कहने हैं आपके। इसको इतनी अजियतें दी, तुम्हारी माँ ने जुल्म के पहाड़ तोड़े उस पर, और वो इतनी जल्दी भूल जाए सब कुछ। हाँ यार मैं मानता हूँ मैं शर्मिंदा हूँ, इसीलिए तो माफ़ी मांग रहा हूँ उससे। तुमने उसके माँ बाप को सच्चाई बताई? जैसे अरसल ने कहा। कौन सी सच्चाई? शावेज ने चौंकते हुए अरसल की तरफ देखा था। इस रात नशे में धुंध जो उसके दामन पर कीचड़ उछाला था, उस बेकसूर को सबके सामने तुमने अपने गंदे इल्ज़ाम में घेरा था, वही सच्चाई। जाकर बताओ उसके जालिम बाप को, ताकि उसे सच्चाई पता चले कि उनकी बेटी बदचलन और आवारा नहीं है। ये कहते ही अरसल लम्हे भर को खामोश हो गया। मुझे आज भी उसकी वो सिस्कियाँ याद हैं शावेज, जिसमें सच्चाई के आंसू थे, लेकिन कोई उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा था। फिर अरसल ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा था, मैं बहुत बदनसीब इंसान हूँ ना अरसल। शावेज के लहजे में नदामत थी। नहीं मेरे यार, तू बदनसीब नहीं है, तुझे बदनसीब बनाया गया है। आज तक सबीना आंटी ने तुम्हें इन चीज़ों के बारे में बताया नहीं। निकाह कोई कागज़ में गिर कर दिए गए दस्तखत नहीं होते, और किसी लड़की की इज्जत को बड़ी महफिल में सबके सामने नीलाम करना कोई जेब की बात नहीं है। मुझे अफसोस है आंटी ने आज तक तुम्हें क्यों नहीं बताया। मैं अब क्या करूं अरसल? शावेज के चेहरे पर फिक्र उभरी थी। करना क्या है, कल जाओ रोशाइल के घर और उसके अब्बा को सारा सच बताओ। मुझे उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोशाइल, रोशाइल, शावेज ने घर दाखिल होते हुए उसे पुकारा था। सीढ़ियों से उतरती हुई वो आई थी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, कहीं जाना है। वो पलटा था। कहाँ जाना है? रोशाइल ने जैसे आगे से सवाल किया। शावेज ने अपना फिर से रुख उसकी तरफ किया था। किसी ज़रूरी जगह। इस ज़रूरी जगह का नाम भी तो होता है। वो तुम गाड़ी में बैठोगी तो बता दूंगा। अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं जा रही तो मैं खींच के ले जाऊंगा। ऐसे कैसे ले जाओगे? वो ये कहती हुई दोबारा से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। तुम समझ नहीं रही मैं क्या कह रहा हूँ? शावेज ने रोशाइल को ज़ोर से धकेल कर अपने नज़दीक किया था कि रोशाइल को उसके दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। बीवी हो तुम मेरी, कहो तो उठा के ले जाऊँ? नहीं, मैं आती हूँ, रोशाइल ने घबराते हुए कहा था। शावेज ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ छोड़ा। जल्दी करो मिसेस शावेज, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ गाड़ी में। उसने गुस्से में तेवरियां चढ़ाई थी और ऊपर चादर लेने चली गई। वो बाहर गाड़ी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम आंटी। शावेज ने हाथ में फूलों का गुलदस्ता और कुछ तहाइफ पकड़ के घर में दाखिल हुआ था। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आरिफा ने उसे पेशानी पर बोसा दिया था। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हो, आंखें तो बिल्कुल मिर्ज़ा भाई जैसी हैं, गहरी। ये आंटी मैं आप लोगों के लिए लाया था। अरे बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी? नहीं नहीं आंटी, ये मेरा अपना घर है। अच्छा चलो ठीक है। एक मिनट आंटी, आपसे मिलने कोई आया है। जैसे शावेज ने कहा, पीछे से रोशाइल अंदर आई। जैसे माँ ने अपनी औलाद को उसने पलट के रोशाइल को अपने सीने से लगा लिया था। दोनों की आंखों में आंसू दरिया की तरह बहने लगे थे। माजी के जख्म फिर से ताज़ा हो गए थे। कैसी है मेरी बच्ची? आरिफा बेगम भी इख्तियारी रोशाइल के चेहरे को चूम रही थी। माँ का रिश्ता कुछ ऐसा होता है, उसकी औलाद चाहे जैसी भी हो, लेकिन फिर भी अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती है वो। मैं ठीक हूँ अम्मी। आप क्यों रो रही हैं? रोशाइल ने अपनी माँ का चेहरा जो आंसू से भीग चुका था साफ किया। नहीं बेटा, आज इतने अरसे बाद तुझे देखा है ना, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। शावेज, नहीं नहीं आंटी, इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है, ये इसका घर है। आओ अंदर आओ। वो दोनों कमरे में गए थे। रोशाइल तस्मिया और अली से मिली थी। बहन भाइयों में प्यार देख रहा था। जैसे वो दोनों बहन भाई रोशाइल से मिल रहे थे। रोशाइल तुम यहीं रुको, शावेज ने उसे तस्मिया के साथ रुकने का कहा था और ख़ुद अरशद अहमद के कमरे में चला गया। वो लाचारों की तरह चारपाई पर लेटा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, शावेज ने उनके करीब बैठते हुए कहा था। वालेकुम अस्सलाम। तुम तो वही हो, वो नशे में धुत जिसका निकाह मेरी बेटी से हुआ था? अरे कमबख्त, तू यहाँ क्या लेने आया है? तेरा निकाह कर तो दिया था, अब क्या हमें जलील करने आया है? एक मिनट अंकल, मेरी बात सुनिए। फिर आखिर पे आपने जो कहना होगा वो कह दीजिएगा। उस रात जो भी हुआ था उसमें आपकी बेटी बिल्कुल बेकसूर थी। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि रोशाइल वाकई मुझे नहीं जानती थी कि मैं कौन हूँ। मैंने सिर्फ शराब में धुंध होकर उसका मजाक किया आप लोगों के साथ, जो शायद एक मजाक से भी ऊपर हो गया था। वाकई रोशाइल का कोई कसूर नहीं है, वो बेकसूर है। उसके दामन में जो कीचड़ उछाला गया था वो बेमायने था। बल्कि अरशद अहमद, आपकी बेटी निहायत ही फर्माबरदार और साबिर व तहम्मुल वाली है।
जिसकी मिसाल नहीं। वो अलग बात है कि उसकी किस्मत में मुझ जैसे शख्स के साथ निकाह करना पड़ गया था, नहीं तो वो अगर इतनी जल्दी इतनी बदचलन होती तो उस दिन ही निकाह रोक कर देती जिस दिन आप उसके लिए 40 साल के शख्स का रिश्ता लेकर आए थे। क्या उसने इनकार किया? बताएं अंकल। क्या उसने एक दफ़ा आपको आगे से कहा कि अब्बा मुझे ये रिश्ता नहीं मंजूर? नहीं किया, क्योंकि वो आपकी इज्जत की रखवाली करना चाहती थी, रखवाली करना जानती थी। आप उसे क्या क्या नहीं कहते थे, उसे मुआशरे में बद किरदार के ताने देते थे, लेकिन एक दफ़ा भी उसे नहीं। आपकी दूसरी बेटियों ने, तस्मिया ने, दानिया ने एक बार भी बदज़बानी की नहीं, तो फिर आप क्यों उन्हें बदचलन और बदज़बान कहते थे? बेटियां तो खुदा की नेमतें होती हैं। शावेज के अल्फाज अरशद अली के दिल पर एक खंजर की तरह वार कर रहे थे। उसका दिल और रगों में दौड़ता हुआ खून चिल्ला उठा था जब उन्हें सच्चाई मालूम हुई थी। आंखों में नदामत के आंसू बहने लगे थे। वो सारे लम्हात को याद आ गए थे जब उन्होंने आखिरी बात अपनी बेटी को माथे से चूम कर घर से उसकी खुशी ढूंढने के बहाने लेकर गए थे और उसे जिंदा जला दिया था। उसे याद आने लगी वो रोशाइल की फरियादें, जब वो चीख चीख कर अपनी सच्चाई बयान करती थी, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। रोशाइल बाहर कमरे के दरवाजे की एक तरफ खड़ी थी। उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू आ रहे थे। आज वो शावेज सिकंदर से नफरत नहीं कर सकती थी। यही वो शख्स था जिसकी सच्चाई से उसके दामन पर लगा दाग हल्का हो सकता था। पहली बार अरशद अली की आंखों से गिरते आंसू देखकर रोशाइल का कलेजा मुँह को आ गया था। शायद वो जैसा भी था, लेकिन है तो उसका बाप ही। खुदा के लिए एक दफ़ा मुझे मेरी बेटी से मिला दो। मैं बड़ा बदनसीब हूँ कि मैंने अपनी ही बेटियों पर शक किया। ये अल्फाज यकीन मानो रोशाइल की सिसकियाँ बुलंद हो गई थीं। तस्मिया की आंखों में आंसू आ गए थे। माँ ने अपने दिल पर हाथ रख लिए। वो अल्फाज थे ही कुछ ऐसे, एक संगदिल शख्स बाप के अल्फाज। रोशाइल कमरे में लड़खड़ाते हुए कदम उसे दाखिल हुई थी। वही शर्मो हया का किरदार था, वही नेक सालिहातें जो आरिफा बेगम ने अपनी बेटियों को दी थीं। जिसे अरशद अली ने देखा था, उसने बेइख्तियार अपने दोनों हाथ जोड़ लिए थे। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे माफ़ कर दो। ये बाप और बेटे का रिश्ता था जो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार खराने वाला रिश्तों के दरमियान होता है। रोशाइल अपने सारे गम व ज़ख़म दर्द भुला बैठी थी। उसने जल्दी से अपने बाप को हाथों को पकड़ लिया था। नहीं अब्बा, खुदा के लिए ऐसा मत करें। आप मेरे अब्बा हैं। अगर आप मेरे जिस्म खुद उधेड़ कर भी रख देते तो फिर भी मैं आपको उफ तक नहीं कहती। अरशद अहमद ने सुनते ही उसे अपने सीने से लगा लिया था। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। देखो ना, आज अल्लाह ने मुझे सिला दे दिया। मैं माजूर हो गया। तस्मिया एक तरफ खड़ी रो रही थी। शायद वो लम्हा ही ऐसा था जो दिलों को तार तार कर देने वाला था। आओ तस्मिया, तुम आओ। बाप की पुकार ने उसके दिल को पिघला दिया था। वो जल्दी से अरशद अहमद के सीने से लग गई थी, जिसके लिए वो सारी ज़िंदगी तरसती रही थी। अरशद अहमद ने दोनों को पेशानी पर बोसे दिए थे और कहा, मैं वादा करता हूँ बेटा, मैं वहीद अहमद की तरह तो नहीं, लेकिन एक बाप होने की हैसियत से सारी खुशियाँ तुम लोगों को दूंगा। वो दोनों के चेहरों पर आंसू भी थे और मुस्कुराहट भी थी। लेकिन बेटा, एक बात है जो शायद तुम दोनों कभी मुझे माफ़ ना कर सको। अरशद अली को दानिया की वो चीखें याद आ गई थी। बेटा, दानिया घर से नहीं भागी थी, बल्कि मैंने खुद उसे अपने इन गुनाहगार हाथों से मार दिया। क्या? आरिफा बेगम के मुंह से निकला था। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ आरिफा, मैंने मार दिया दानिया को। मुझे शक था कि वो भाग जाएगी। वो चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन मैंने एक दफ़ा भी उसकी फरियाद नहीं सुनी। शावेज, रोशाइल और तस्मिया के रोंगटे खड़े हो गए थे। तुम्हें पता है रात को मुझे नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि ख्वाब में मुझे दानिया की वो चीखें याद आती हैं जब वो मुझसे मिन्नतें करती रही, फरियादें करती रही। शायद मुझे खुदा माफ़ ना करे, लेकिन खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो आरिफा, खुदा का वास्ता है। शायद अगर अरशद अली रोशाइल को ना देता तो कभी ना माफ़ करती। यही खुदा का वास्ता, अगर आरिफा बेगम को ना देता तो वो माफ़ ना करती। खुदा से बढ़कर कोई ज़ात नहीं है। जवाद, अरशद अली तुम्हें माफ़ किया। जाओ अरशद अली, तुम्हें माफ़ किया। मेरी बेटी बेकसूर थी, मुझे पता था वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाती। आरिफा ये कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। ये अम्मी, पानी लें। रोशाइल ने सबीन को पानी पकड़ाया था। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरी देखभाल करने की। सबीन को हार्ट अटैक आने की वजह से उसकी तबीयत अब नासाज रहती थी, लेकिन अभी भी उसके दिल में रोशाइल के लिए नफ़रत कम नहीं थी। चाहे शावेज और मिर्ज़ा सिकंदर ने तुम्हें कबूल कर लिया हो, लेकिन मैं नहीं करूँगी। तुमने मेरी भांजी का घर तबाह कर दिया। मेरी बहू साफ सिर्फ़ और सिर्फ सारा है। सुन लिया तुमने?
मैं यहाँ मेडिसिन रख के जा रही हूँ, खा लीजिएगा, रोशाइल ने तहम्मुल भरे लहजे में कहा था और कमरे से रवाना हो गई थी। रोशाइल, रोशाइल उठो। रात के 12 बजे शावेज़ ने उसे आवाज़ दी। क्या हुआ? उठो तो सही। शावेज़ प्लीज़ मुझे सोने दें। उसने करवट बदली थी। शावेज़ ने उसे उठाया था और उसका हाथ पकड़ा और उठाया। मलिका आलिया, हैप्पी बर्थडे मिस रोशाइल, शावेज़ ने कहा। कमरे की लाइटें ऑन हो गई थी। वो हाथों में केक पकड़े खड़ा था। वो बिल्कुल हैरान थी कि उसे अभी तक उसका बर्थडे याद था। क्या हुआ? केक काटो। उसने केक नाइफ उसे थमाया था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। शावेज़ ने केक रोशाइल को लगाया था, खिलाया था। थैंक यू, रोशाइल ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा था। इट्स ओके, तुम्हारी बर्थडे मैं कभी नहीं भूलता। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, पहले खड़ी हो। शावेज़, खड़ी तो हो। शावेज़ ने रोशाइल को बाजू से पकड़कर खड़ा किया था। डायमंड की रिंग। रोशाइल ने चौंकते हुए शावेज़ की तरफ देखा। हाँ, क्यों, पसंद नहीं आई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे तुमने, ओह मिस, ब्रेक लगाओ। कुछ नहीं होता, तुम मेरी बीवी हो और शौहर का फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी बीवी को खुश रखे, उसकी हर ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करे। और शौहर जो भी चीज़ तोहफ़ा वगैरह लाए ना, तो बीवी को खुशी से कबूल कर लेना चाहिए। अरे वाह, आप तो बहुत ही नेक परवीन हैं। देख लो फिर तुम्हारा शौहर कितना समझदार है। लगते तो नहीं है। क्यों, आजमा के देख लो। नहीं, मैं नहीं आजमाती। वो बेड की तरफ बढ़ने लगी थी। कहाँ जा रही हो? शावेज़ ने हाथ पकड़ते हुए कहा था। जहन्नम में जाना है क्या? हाय, जहन्नम में? वो तो औरतों की कसरत तादाद का ठिकाना है बाबा, जैसे तो सारे मर्द जन्नत में ही डाले जाएंगे ना। हो सकता है, शावेज़ ने मुस्कुराते हुए तंज किया था। तुम्हारी सोच है, वो ये कहती हुई फिर मुड़ी थी। अच्छा सुनो तो सही। क्या शावेज़, थोड़ी देर और बातें कर लेते हैं। सुबह ऑफिस जाने का इरादा नहीं है क्या? तुम कहो तो नहीं जाऊँगा। नहीं, मैं तो हरगिज़ नहीं कहूँगी। अच्छा, मैंने तुम्हें कुछ कहना है। उसने रोशाइल के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए थे। देखो रोशाइल, मैं जानता हूँ ज़िंदगी ने हमें कैसे मिलाया है, नाकाबिले तवक्का था। और तुमने जो कुछ भी सहा, मामा का जुल्म, मेरी तीखी बातें, इन सब का ज़िम्मेदार मैं हूँ। लेकिन मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ और हमेशा ये मेरे दिल में रहेगा। चाहे तुम मुझे माफ़ भी कर दो, लेकिन अब भी मैं मज़ीद कोई दुख नहीं दूंगा तुम्हें। मैं वादा करता हूँ रोशाइल, मैं तुम्हारी सारी ज़िंदगी खुशियों से भर दूंगा। मुश्किल वक्त हो या कुछ भी, तुम्हारा शौहर हर कदम पे तुम्हारे साथ है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ा एहसान हो गया शावेज़। चलो अब सो जाओ। जालिम बीवी, कदर करो मेरी, शावेज़ ने हंसते हुए कहा था। रोशाइल मुस्कुराई और लेट गई। नींद कहाँ आनी थी उसे, तो वो बस उसे रोक रही थी, क्योंकि उसे पता था कि शावेज़ से वो और बातें करती तो वो खुद को उसके सामने कमज़ोर महसूस करने लगती थी। उसकी बातें याद करते हुए वो मुस्कुराती थी और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि उसने उसका इम्तिहान में कामयाब कर लिया। शावेज़, तुम मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुके हो जिसके बगैर मैं एक पल नहीं गुजार सकती। पता नहीं क्यों मैं खुद को तुम्हारे सामने कमज़ोर महसूस करती हूँ। जब जब तुम मेरी परवाह करते हो, जब घर आते हो, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हो, जब जानबूझकर मुझे बुलाने की कोशिश करते हो और बार बार मुझ पर अपना हक जताते हो, पता नहीं क्यों बढ़ते दिनों में मुझे तुम्हारी ये बातें, हरकतें भाने लगी हैं। चाहे तुम जैसे भी हो, लेकिन अब भी तुम्हारी हूँ मैं। और ये बात शायद मुझसे कभी ना इकरार हो सके, क्योंकि शायद माजी के ज़ख्म इतने गहरे निशानात छोड़ गए हैं कि रूह कांप उठती है। रोशाइल शावेज़ की तरफ मुँह किए हुए जो सोया हुआ था। शावेज़, उठो उठो बाबा, नीचे तुम्हारा नाश्ता तैयार, तुम पर इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे हद होती है, कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ मैं जाने लगी हूँ। ठीक है, बाद में आते रहना। अच्छा अच्छा, आ गया। हाँ आ जाएं प्लीज़, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल कर रखे हैं, पर फ्रेश होकर जल्दी से नीचे आ जाओ। रोशाइल ये कहती हुई कमरे से बाहर रवाना हुई थी। ये ले बाबा, आपका जूस। थैंक यू सो मच बेटा। आओ तुम भी करो नाश्ता। जी, रोशाइल ये कहते हुए चेयर पर बैठ गई थी। सबीन को नाश्ता दे दिया है? जी हाँ, मुलाजिमा के हाथ भिजवा दिया था। आपको तो पता है वो मुझे देखना पसंद नहीं करती। कुछ नहीं होता बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शावेज़, जी बाबा जानी, वो आज हमारी मीटिंग थी मिस्टर मकसूद के साथ। जी, आज 11 बजे है। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, मिस्टर मिर्ज़ा कहते हुए बाहर की जानिब रवाना हो गए थे। हेलो सारा मेरी जान, मेरे पास आ जाओ, मैं बहुत बीमार हूँ। तो वो आ खड़ी हुई थी। तो क्या बेटा, मैं उसे, वाह वो उकड़ी थी। तो क्या बेटा, मैं उस मनहूस की शक्ल नहीं देखना चाहती। देखिए खाला, वो मनहूस तो अब आपके घर की बहू बन चुकी है। अब चाहे आप उसे जो मर्ज़ी कहें, आपके बेटे ने उसे घर से निकलने के बजाय मुझे ही घर से निकाला।
अरे वाह, सारा खेल आप खेलती नहीं, शावेज के साथ और विलन मैं। वाह, बहुत अच्छा गेम प्लान किया है। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? वही कह रही हूँ जो आपने सोचा और किया था। और एक बार याद रख लेने, मैंने शादी सिर्फ शावेज के साथ करनी है, पूरे ख़ानदान के साथ नहीं कि सब का ठेका नहीं लिया हो। मैंने सुन लिया, आपने भाड़ में आपका और आपका बेटा। सुन लिया आपने, बाहर में जाएं आप और आपका बेटा। सारा ये कहते हुए फ़ोन बंद कर गई थी। सबीन वही ढंग से रह गई थी। उसका अपनी बहन का खून ही उसके साथ इतनी बदतमीज़ी की। सारा जिसके लिए मैंने इस लड़की को इतनी बातें सुनाई और आज वही मुझे बेसहारा छोड़ गई। शायद ये मुझे सज़ा मिली है जो मैंने उसके साथ इस कदर जुल्म किया है। सबीन की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका दिल कर रहा था कि वो ऊंची ऊंची रो कर, लेकिन वो क्या करती। आंटी, ये दवाई लें। जैसे रोशैल अंदर दाखिल हुई, उसने मेज़ पर दवाई रखी और बाहर जाने लगी थी। रुको। सबीन के कहने पर वो उसके कदम वहीं रुक गए थे। इधर आओ, मेरे पास बैठो। सबीन ने अपने हाथ बेड पर बैठने का इशारा किया था। अपने साथ बेड पर बैठने हाथ से अपने साथ बैठने का इशारा किया था। वो हिचकिचाती हुई बेड की तरफ बढ़ गई थी। सबीन ने रोशैल का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा था, अगर मैं कहूँ कि मुझे माफ़ कर दो तो क्या तुम मेरी सारे जुल्म भुलाकर मुझे माफ़ करोगी? सबीन की आवाज़ में नदामत झलकी थी। आंसू से उसका चेहरा भीगा था। जी, मैं आपको माफ़ कर दूंगी, क्योंकि गफूर गुज़र करना सबसे बड़ी नेमत है। तो खुदा के लिए रोशैल, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें इतनी अजियतें थी। बस एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दो। शायद तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने की सज़ा पाई है कि अब अपने ही मुझे छोड़ गए हैं। नहीं आंटी, ऐसी बातें मत करें। इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और रही बात माफ़ी की, तो मैं आपको कब का कर चुकी हूँ। प्लीज़ आप रोएं मत। क्या करूँ रोशैल, ये आंसू रुकते ही नहीं हैं। मुझे खुशी है कि अल्लाह ने आपको सीधे रास्ते पर चलाया है। बेटा, तुमने मुझे इतनी जल्दी माफ़ कर दिया। मैंने तुम पर इतना जुल्म किया, क्या क्या नहीं किया। तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाई, हत्ता कि मैं ये तक भूल गई थी कि खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। किसी पर उंगली उठाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि 4 उंगलियां हमारी तरफ भी होती हैं। मैं ना तो एक अच्छी सास और ना ही एक अच्छी माँ बन सकी। अपने ही सगे बेटे की खुशियों की दुश्मन थी, इस कदर के अपनों से हाथों से ही खुद अपने बेटे की खुशियाँ छीन ली और उसको और उसकी मोहब्बत से अलग करने की बहुत कोशिशें करनी। लेकिन देखो ना, उसकी मोहब्बत में तड़प थी, क्योंकि वो गुड़िया से बहुत प्यार करता था और करता है। और तुम्हारा निकाह भी उसी से हो गया। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं बहक गई थी। मैंने वहीद साहब और मिर्ज़ा सिकंदर की दोस्ती में दरार पैदा कर दी थी, सिर्फ इसलिए कि तुम दोनों का रिश्ता ना हो सके। लेकिन मैं शावेज के दिल से कभी तुम्हें निकाल नहीं पाई। खुदा के लिए रुशैल बेटा, मुझे माफ़ कर दो। जैसे सबीन ने अपने दोनों हाथों से उसके सामने किए, उसने जल्दी से उन हाथों को थाम लिया था। नहीं नहीं आंटी, आप ऐसा मत करें। और रही बात माफ़ी की, तो मैंने आपको माफ़ किया। अगर मेरा खुदा इतना रहीम व करीम है कि वो चाहते हैं कि आप दुरुस्त रास्ते पर चलें, तो फिर मैं किससे आपको रोक सकती हूँ। आप मेरी बड़ी हैं। हाँ, जो गलतियाँ माजी में हो ही गई हैं, लेकिन उनकी तलाफ़ी तो की जा सकती है ना। और मुझे यकीन है अम्मी सब कुछ भुलाकर पहले जैसी हो जाएंगी। ये सुनते ही सबीन फूट फूट कर रोने लगी थी और उसने बेइख्तियार ही रोशैल को अपने सीने से लगा लिया था। मेरी बच्ची, तुम बहुत ही अच्छी हो बेटी, जीती रहो रोशैल, आप भी बहुत अच्छी हैं। रोशैल की आवाज़ भीग गई थी। खुदा ने उसे इतनी खुशियों से नवाज दिया था। वाकई खुदा ताला बड़ा ही नवाजिश वाला है, जो अपने बंदों को इम्तिहान में कामयाबी पर बहुत खुशियों से नवाजता है। और आज उसने मुझे मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ लौटा दी थीं। कुछ माजी की तलखियाँ थीं जो कभी भूली नहीं जा सकती, लेकिन भूलने की कोशिश तो की जा सकती है। ज़िंदगी का ये असूल होता है कि आजमाइश के बाद खुशी दस्तक देती है, लेकिन आजमाइश के मराहिल इतने आसान नहीं होते। इसमें सब्र व शुक्र और तहम्मुल से काम लेना पड़ता है। और अगर इसी असूलों को हम अपना लें तो हमारी ज़िंदगी संवर जानी है। वो कहते हैं ना, हर गम की काली रात के बाद खुशी का उजाला ज़रूर होता है। हेलो मिसेस शावेज प्लीज़ ऐसे चोरों की तरह ना डराया करो। क्यों, तुम डर गई? नहीं, मैं तो नहीं डरी, उसने जूस का गिलास पकड़ते हुए कहा था। कहाँ लेके जा रही हो? आंटी को जूस देना है। ओह अच्छा, क्यों, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, पर शायद अब हो जाए। क्या बात है? बात यह है मलिका आलिया, आज रात को डिनर करने आप मेरे साथ बाहर जाएंगी। तो बोलें, मंजूर है? बिल्कुल भी नहीं, मैं इस मुआहदे को मुस्तरद करती हूँ। देख लीजिए, नहीं तो उसने बात आगे बढ़ाई थी। नहीं तो हम आपकी याद में शराब पी लेंगे। तो मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ।
ऐसा करने से क्या होगा? होगा तो कुछ नहीं, बस ज़रा घर लेट आऊँगा। शराब? शावेज, तुम्हें मेरी कसम है, तुम शराब नहीं पियोगे, उसने घबराते हुए तलकीन की थी। जब तुम आओगी नहीं तो फिर किसी को तो साथ होना चाहिए ना। रात 9 बजे गाड़ी में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वो ये कहते हुए चला गया था। ब्लैकमेल मिलर कहीं का, रोशाइल ने दबे हुए लहजे में कहा था और सबीन के कमरे में चली गई थी। मुझे बहुत खुशी हो रही है सबीन तुम्हारे इस फैसले पर। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि रोशाइल से अच्छी बेटी और बहू हमारे शावेज के लिए कोई नहीं, लेकिन शायद तब तुम्हें कुछ समझ नहीं आई। तुम्हें पता है, मैंने जब पहली दफ़ा देखा था उसे तो मुझे उसमें वलीद का अक्स नज़र आता था, आरिफा बहन की तरबियत, लेकिन मैं पहचान ना पाया। चलो, जो भी हो चुका हो चुका। अब हम फिर से नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। वहीद अगर इस दुनिया में होता तो उससे माफ़ी मांगता। ये कहते ही मिर्ज़ा सिकंदर की आंखें भीग गई थीं। प्लीज़ मिर्ज़ा साहब, आप खुद को कसूरवार मत ठहराएं। सारा जहर मैंने घोला था, आपकी दोस्ती में दरार मैंने पैदा की थी, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। खैर सबीन, अब जो हो गया। मिर्ज़ा सिकंदर ने अरशद साहब के घर के करीब गाड़ी रोकी थी और उनके दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे तस्मिया ने दरवाज़ा खोला, वो ही धंक रह गई थी। मिर्ज़ा सिकंदर और सबीन ने बारी बारी उसे अपने सीने से लगा लिया था। कौन है तस्मिया, कौन आया है? ये कहते हुए आरिफा बेगम जब दरवाजे पर आई, उसके सामने से भी इख्तियार ये अल्फाज निकले थे, मिर्ज़ा भाई, मेरा तुमसे तुम्हारी दोस्ती से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आरिफा को सारी माजी की यादें फिर से ताज़ा हो गई थीं। उसकी आंखों से भी इख्तियारी आंसू निकले थे। आए ना, अंदर आए। आरिफा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ अपनी इन तमाम गलतियों की जो मैंने की थी। मुझे इल्म है तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं अपनी गलतियों पर नादिम हूँ। आरिफा, मैंने जो कुछ भी किया है वहीद भाई जैसे सच्चे इंसान की दोस्ती को छोटा साबित किया है। मिर्ज़ा का कोई कसूर नहीं था। आरिफा, जो भी किया मैंने किया, मगर देखो ना, किस्मत ने हमें फिर से दो जोड़ दिया। हमारे बच्चों का निकाह में बांधना था, एक कड़ी थी जिसने हम दोनों को ख़ानदानों को मिला दिया था। आरिफा खामोश थी। वो क्या कहती? जो भी कहना था वो तो वहीद साहब कहने थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे थे। देखें भाई, भाभी, आप फिक्र मत करें, हमें अरशद साहब का इलाज बेहतर से बेहतर करवाएंगे, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, मिर्ज़ा सिकंदर ने तहम्मुल के अंदाज में कहा था। अच्छा भाभी, अब हम चलते हैं, आप भी आइए ना, रोशाइल को अच्छा भी लगेगा। जी जी ज़रूर, आरिफा ने मुस्कुराते हुए कहा था। वो गाड़ी में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। 9 बजने में 1 मिनट रह गया था कि रोशाइल समय से सामने से आती हुई मालूम हुई थी। ब्लैक फ्रॉक में मलबूस इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर रंगत का नूर, तीखे नुकूश और मासूमियत का पहरा था कि हर कोई देखता रह जाता था। मुझे पता था तुम आओगी, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि मैं शराब पीऊँ। नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है जो तुम सोच रहे हो। वैसे आज तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। क्यों, पहले नहीं थी? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, तुम तो हमेशा से ही बहुत खूबसूरत लगती हो और लगती थी, तभी तो ये दिल तुम पर हार गया। उसने सिर्फ तुम्हारे आगे घुटने टेक दिए थे। वाह, बड़े शायराना बातें करने लगे हो। जी, आपकी मोहब्बत का असर है। तुम कोई और बात नहीं कर सकते? जी ज़रूर करेंगे, लेकिन इस वक्त सिर्फ मैं तो आपकी ही बातें करूँगा। शावेज ने कहा था। वो हल्का सा मुस्कुरा दी थी। पागल, रोशाइल ने मुस्कुराते हुए कहा था। तेरे प्यार में, शावेज ने मुस्कुराते हुए कहा। अरसल, तू मुझे कहाँ ले आया है? अरसल ने शावेज की आंखों पर पट्टी खोली थी। शावेज एकदम चौंक गया। वही जगह थी जहाँ ये चारों दोस्त बैठकर अपनी ज़िंदगी का एक कीमती वक्त गुजारते थे। शावेज की आंखों में आंसू आ गए थे। दोस्ती का रिश्ता था उनके दरमियान, लेकिन जवाद की बेरुखी से शावेज अब कभी इकट्ठा नहीं बैठते थे। यार शावेज, अब ऐसे तो मत देख। माफ़ी मांगता हूँ यार, मुझे माफ़ कर दे, सिर्फ एक दफ़ा। साले, गले लगकर बड़ा तरस गया हूँ। जवाद की आंखों में आंसू लहरों की तरह टपक रहे थे। वो अपनी गलती पर शर्मिंदा था। चल पीछे हट, शावेज ने उसे धक्का दिया था और फिर जोर से उसे गले लगा लिया था। ये दोस्ती की मिसाल है यारो, क्योंकि दोस्ती वो रिश्ता है जो दिलों में बस जाता है, जो सांसों को जोड़ देता है। फिर ताल्लुक तोड़ने की बात ही किया। आज चारों दोस्त फिर से मिलकर इकट्ठे बैठे हुए थे, एक दूसरे की जिंदगी के हालात जानने के लिए। सबके चेहरों पर अलग सी मुस्कुराहट थी। 12 बज गए हैं, हद हुई है लापरवाही की भी। कहाँ रह गए हैं? पता भी है मुझे नींद नहीं आती, लेकिन इन्हें क्या, इन्हें तो मज़ा आता है। वो मेन दरवाजे के करीब खड़ी बार बार चक्कर लगा रही थी और बार बार घड़ी की तरफ देखती रोशाइल का दिल बेकाबू हो रहा था। शावेज, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? अल्लाह, सब कुछ ठीक हो जाए। वो अभी उसी फिक्र में थी कि दरवाज़ा खुला था। जैसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ रोशाइल ने सुनी थी, उसने शावेज को देखा था। वो भागकर शावेज के गले लिपट गई थी। शुक्र है तुम ठीक हो। पता है, तुमने मेरी जान निकलवा देनी है।
पता भी है शावेज़ मेरी क्या हालत हो जाती है जब तक तुम घर लेट आते हो। वो मुसलसल बोल रही थी। अभी तक उसने मजबूती से शावेज़ को जकड़ा हुआ था। बात करते करते वो अचानक रुक गई क्योंकि शायद वो सब कुछ बोल गई थी जो शावेज़ के सामने बोलने से रुकती थी। वो मैं रोशाइल मौजूद तब्दील करना चाह रही थी लेकिन उसकी ज़ुबान पर उसका साथ नहीं दे रही थी। शावेज़ ने उसके अपने सामने किया और उसके माथे पर चूमा था और कहा, जब तक तुम मेरे साथ मुझे कुछ नहीं हो सकता। वो मैं फ्रेंड के साथ लेट हो गया था और हाँ, शराब को तो हाथ भी नहीं लगाया। इस बात वो दोनों मुस्कुरा दिए थे। खुशियाँ ही खुशियाँ उनकी ज़िंदगी में भर आई थी, शायद जिनकी तवक्को रोशाइल ने नहीं की थी। सबीन मिर्ज़ा सिकंदर का रोशाइल के साथ उसके घर वालों के रिश्ते और गहरे मोहब्बत के रिश्तों में बंध गए थे। दोनों घर वापस आपस में हंसी खुशी मिलते थे और आखिर बड़ों के दरमियान तय पाने वाले फैसलों पर रोशाइल और शावेज़ की एक बार फिर सब रिश्तेदारों के सामने धूमधाम से शादी की गई थी। और सबके सामने ही रोशाइल ने अपना शावेज़ सिकंदर की बीवी तस्लीम किया गया था। 2 साल बाद। तुम्हारी आदतें आज भी वैसी की वैसी ही हैं शावेज़, जल्दी उठो, इतना टाइम हो गया है, रोशाइल ने शावेज़ को आवाज़ देते हुए कहा था। ख़त्म शुद। उम्मीद है आप सभी को नावल अच्छा लगा होगा। अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे ये नावल कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं लगा। मुझे ज़्यादा पता तो नहीं है मगर शराब के नशे में आई थिंक निकाह नहीं होता है शायद। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। चलिए, नावल का नेम है मैं उसके निकाह में हूँ बाय इकरा खान। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने रिव्यू कमेंट में दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नावल के साथ। जब तक के लिए आप मुझे कोई रिकमेंडेशन बता सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई सेकंड मैरिज बेस्ड कोई अच्छा सा शॉर्ट नावल है तो प्लीज़ मुझे रिकमेंड ज़रूर कीजिएगा।